पहले हमने बात की पार्टनरशिप की, उसके बाद हमने बात की कंपनी की अकाउंटिंग की, देन हमने बात की एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, शुरुआत की। और शुरुआत करने के बाद आज अंजाम देने उसी शुरुआत को आ गया हूं मैं आपके सामने। तो नमस्कार डियर मित्रों, होप सो आप लोग बढ़िया कर रहे हैं, मस्त कर रहे हैं। तो उसी सीरीज को कंटिन्यू करते हैं, एक और आपको टॉनिक दे देते हैं। और टॉनिक का नाम है, आज मैं आपके लिए जो लेके आया हूं वो है कैश फ्लो स्टेटमेंट। पढ़ाते तो सब हैं, पढ़ाते तो सब है, मेरा आज पढ़ाने से ज़्यादा मोटो जो रहेगा वो ये रहेगा कि कैश फ्लो स्टेटमेंट बेसिकली क्यों बनाया जाता है, क्या फ़ायदा है, क्या ज़रूरी है, ऐसी कौन सी ज़रूरत आन पड़ी थी कि हर कंपनी को कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना ज़रूरी हो। दूसरी बात, हमारे सिलेबस में भी डाल दिया और हमें एग्जाम के लिए पढ़ना भी पड़ रहा है। तो एक बार जान लेंगे कि कैश फ्लो स्टेटमेंट जो है उसके अपने आप में क्या कुछ बेनिफिट है, कौन से ऐसे सवालों के जवाब जो है आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट देता है जो आपकी बुद्धि नॉर्मल केस में नहीं दे पाती है। तो आपको पक्का 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 कैश फ्लो स्टेटमेंट के बारे में हर एक बात जानकारी जो है वो इंटरेस्टिंग लगेगी। और एक बार जैसे इंटरेस्ट आ जाता है तो हम चीज़ें अपने आप जान ही लेते हैं। ठीक है, इंटरेस्ट नहीं होता है तो चीज़ें फिर समझने के बाहर हो जाती है। तो चलिए कैश फ्लो स्टेटमेंट को हम वन शॉट में कवर करते हैं। वन शॉट में कवर करने की कोशिश करेंगे पूरा का पूरा कंसेप्ट। तो जो बच्चे बिल्कुल अभी तक कैश फ्लो स्टेटमेंट के बारे में नहीं जानते थे उनके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल रहने वाला है। और जो जानते हैं उनके लिए मैं ये बता रहा हूँ कि पूरा वीडियो देखिए, बहुत सारी चीज़ें आपको ऐसे पता चलेगी कि ये इनसे हम अनभिज्ञ थे, हमें नहीं मालूम था, अब हमें मालूम पड़ गया है। तो ज़्यादा जो जोर रहेगा आज की इस वीडियो में वो ये रहेगा क्यों, ना कि कैसे। ठीक है, कैसे जानना है इन डिटेल तो आप रेगुलर क्लासेज जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। ऑल्दो यहाँ पे आपको इन डिटेल पूरे कंसेप्ट जो है, पूरी स्टेप्स जो है वो बताई जाएगी। और पूरा कंसंट्रेशन के साथ अगर आप ये वीडियो देखोगे तो मैं गारंटी देता हूँ आपको 101% कैश फ्लो से रिलेटेड ऑलमोस्ट जितने भी आपके डाउट है वो सारे डाउट जो है वो दूर हो जाएंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं। और शुरुआत में सबसे पहली चीज़, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, बेसिकली बातें करेंगे, चीज़ों को जानने की कोशिश करेंगे क्या है, क्यों है, कैसे है। देखिए कोई भी बिजनेस जो होता है ना, किसी भी बिजनेस के 3 मूल आधार स्तंभ होते हैं। 3 मूल आधार स्तंभ होते हैं, इट मीन्स उनके ऊपर वो फाउंडेशन होता है। मतलब ये मेन काम है किसी भी बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आप सोचें कि मैं कोई अपनी एक कंपनी खड़ी करूँ या अपना एक बिजनेस स्टार्ट करूँ तो आपको सबसे पहले ज़रूरत पड़ेगी पैसे की। सबसे पहले आपको किसकी जरूरत पड़ेगी, पैसे की। जो फंड की हम बात करते हैं, एक डिपार्टमेंट मान लीजिए जिसका काम ही क्या है, फंड रेजिंग का काम है, वो सिर्फ फंड लेके आएगा, बाकी चीज़ों से उसको कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, तो वो क्या करेगा, अब उसके सामने ऑप्शन रहता है कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से कि सर वो चाहे तो ना इक्विटी शेयर इशू करके फंड ले सकता है, वो प्रेफरेंस शेयर इशू करके भी फंड रेज कर सकता है, वो डिबेंचर इशू करके भी फंड रेज कर सकता है, वो बैंक लोन भी ले सकता है। इसके अलावा और पब्लिक डिपॉजिट्स एटसेट्रा बहुत सारे ऑप्शन इस बंदे के पास होते हैं मार्केट से फंड उठाने का, मार्केट से पैसा लेना। और कभी जब लगे कि यार अब हमारे पास सफिशिएंट फंड है, हमें जो ना डिबेंचर होल्डर्स का पैसा लौटा देना चाहिए, या बैंक से जो लोन हमने ले रखा है वो हमें क्या कर देना चाहिए, रिटर्न कर देना चाहिए, तो उसका रिपेमेंट। तो यहाँ पे आप समझ रहे हो ये डिपार्टमेंट क्या कर रहा है, ये डिपार्टमेंट सम टाइम यहाँ से पैसा ले रहा है और यहाँ पे सम टाइम पैसा जो है वापस लौटा रहा है। वापस लौटाते टाइम पे क्या करेगा, ये इनका पैसा वापस लौटाएगा। एक तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का पैसा, डिबेंचर होल्डर्स का, बैंक का, इक्विटी शेयर्स होल्डर्स का कभी रिडम्पशन नहीं होता है, इनका पैसा नहीं लौटाया जाता है। तो आप देख रहे हैं कैश के मामले में आपके पास एक डिपार्टमेंट आ गया है, जिस डिपार्टमेंट का नाम क्या है, फाइनेंशियल डिपार्टमेंट बोलते हैं। आगे पढ़ेंगे हम, अभी हमें कोई टर्मिनोलॉजी कोई दिमाग में नहीं रखनी है, कोई शब्द सुन के आपको दिमाग में तनाव पैदा नहीं करना है, साधारण बातें समझनी है कि भाई बिजनेस स्टार्ट करने के लिए फंड की तो जरूरत पड़ती है ना, बिल्कुल पड़ती है। अच्छा, फंड मार्केट से लेते हैं या फिर वापस चुकाते हैं। देन नेक्स्ट जो चीज़ आती है वो ये आती है, ये फंड जो मार्केट से आपको मिला है ना, इसके बदले आपको सर्विस कॉस्ट का पेमेंट करना पड़ता है। क्या करना होता है, सर्विस कॉस्ट। सर सर्विस कॉस्ट क्या होती है, भाई जो सर्विस ले रहे हो उसके बदले में कुछ लागत देनी पड़ेगी। अगर आप कह रहे हैं कि हमने इक्विटी शेयर या फिर प्रेफरेंस शेयर जो है मार्केट्स में इशू किए हैं, यहाँ से फंड लिया है, तो इनके बदले में आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इनके बदले में डिविडेंड देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा, डिविडेंड। देखिए कुछ बेसिक चीज़ें हैं, ये जब तक आपके दिमाग में नहीं जाएगी, इस कैश फ्लो चैप्टर को सिर्फ और सिर्फ आप एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक है रट रटा के हमारा काम हो गया, हमने मार्क्स ले लिए,
अब यार जब इतना पैसा लगाया है तो एक रिपोर्ट कार्ड पे सिर्फ मार्क्स दिखाने के लिए, ये तो गलत बात है ना। यहाँ पे जो है ना कंसेप्ट जाना चाहिए और लाइफ में आप उसे प्रैक्टिकल लाइफ में कभी काम में ले पाए कि हम भी पढ़े हुए हैं, हमें ज्ञान है, वो ज्ञान दिखना चाहिए। तो वो ज्ञान दिखाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, चीज़ों को समझना पड़ेगा बेसिक ग्राउंड लेवल पे। तो ग्राउंड लेवल पे हम बात करते हैं, इनको हम देते हैं डिविडेंड। इनकी अगर मैं बात करूँ तो इनको हम देते हैं इंटरेस्ट। तो डिविडेंड एंड इंटरेस्ट का पेमेंट जो है ये सर्विस कॉस्ट है। तो बेसिकली एक डिपार्टमेंट हो गया जिसका काम हो गया मार्केट से पैसा उठाना, मार्केट का पैसा वापस लौटाना, मार्केट को डिविडेंड देना, मार्केट को इंटरेस्ट देना। आ गई बात समझ में? डिपार्टमेंट समझ रहे हैं अपन यहाँ पे बिजनेस में। सेकंड डिपार्टमेंट होता है इन्वेस्टमेंट डिपार्टमेंट। अब इस डिपार्टमेंट को कई सारे डिसीजन भी लेने होते हैं, जो फंड रेज का जो काम होता है ना। अब देखो इसको मान लो 5 करोड़ रुपए रेज करने हैं, इसके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। विच ऑप्शन इज बेटर, बहुत सारे फैक्टर्स यहाँ पे लगते हैं, हमें उतना डेप्थ में नहीं जाना है। बट ऑल दो जो डिसाइड करना है कि कितना फंड कहाँ से रेज करना है वो भी यही डिसाइड करता है। तो बहुत लंबा चौड़ा काम है इनका, ठीक है। तो ऐसे मान लीजिए ब्लड की तरह काम करता है, ब्लड यही लेके आते हैं, ठीक है, बिजनेस के लिए। इन्वेस्टमेंट की हम बात करते हैं। अब इन्वेस्टमेंट वाला जो डिपार्टमेंट है ना, उसके सामने क्या डिसीजन होगा कि भाई इन्होंने तो पैसा ला दिया, अब पैसा सामने पड़ा है, इस पैसे का करना क्या है, इस पैसे को डबल कैसे बनाए, 3 गुना कैसे बनाए। तो इसके लिए क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। इन्वेस्टमेंट से मतलब यहाँ पे ये है कि ये बोलेंगे कि यार हमें ये पैसा जो है ना 2 तरीके से इन्वेस्ट करना पड़ेगा। बिजनेस तो हमने सोच लिया है, मान लो जो भी बिजनेस होगा इनका, जो भी आइडिया होगा, फर्नीचर का बिजनेस करना है इनको। अब फर्नीचर का बिजनेस नहीं करना है, या फिर मान लीजिए इनको लिथियम आयन बैटरी बनानी है जो आपके इलेक्ट्रिक व्हीकल में लगती है। इलेक्ट्रिक व्हीकल आजकल मार्केट में बहुत ज़्यादा दौड़ रहे हैं ना, उनमें एक लिथियम आयन बैटरी लगती है। तो उसका मैन्युफैक्चरिंग प्लांट डालना, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट डालने के लिए इनको कई सारी मशीनरी चाहिए। अब मशीनरी में इनके पास जो ऑप्शन है, इनके पास ये ऑप्शन है, या तो ये नई मशीन खरीदे, या ये पुरानी मशीन खरीदे और उसको तैयार करवा ले, या फिर ये लीज पे भी ले सकते हैं। ऐसे बहुत सारे मल्टीपल ऑप्शंस इनके पास होते हैं। उनमें से एक बेस्ट ऑप्शन ये लोग चूज करते हैं, और चूज करते हैं तो फिर क्या होता है, यहाँ से पैसा जाता है, यहाँ से क्या जाता है, पैसा जाता है। तो ये क्या करते हैं, परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट। सर ये पैसा बहुत ज़्यादा पड़ा है टेबल पे, फिक्स्ड एसेट्स में चला गया पैसा, मान लिया खरीद ली, बिल्डिंग आ गई हमारे पास, फर्नीचर आ गया, मशीनरी जो लगानी थी वो लगा ली, सारा सेटअप हमारे पास हो गया। अब हम मैन्युफैक्चरिंग जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं। रुक जाइए एक बार, पैसा बहुत ज़्यादा पड़ा है, मार्केट से उठाया हुआ है। वो लोग डिविडेंड या इंटरेस्ट की डिमांड करेंगे कि भैया हम आपको उधार दिए थे, पैसा जो है वो लौटाओ। तो अब उनको चुकाना है ना, तो इस पैसा पड़े पड़े क्या करेंगे, हमें पड़े पड़ा तो कम हो रहा है, तो क्यों ना जो पैसा हमारे पास यूज में नहीं आ रहा है उससे हम क्या कर लें, इन्वेस्ट कर दें, कहीं पे दूसरी जगह इन्वेस्ट कर दें। अभी हमारे बिजनेस में तो ज़रूरत नहीं है, बट कहीं और इन्वेस्ट कर देंगे तो कुछ रिटर्न आएगा, कुछ कमाई होगी, जिससे हमें इंटरेस्ट या डिविडेंड का पेमेंट कर पाएंगे। तो आप बेसिकली क्या कर रहे हैं, परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स एंड इन्वेस्टमेंट। परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स एंड इन्वेस्टमेंट, ठीक है, खरीद लिया आपने फिक्स्ड एसेट्स या इन्वेस्टमेंट में जो है पैसा आपने डाल दिया। सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स एंड इन्वेस्टमेंट। सर ये क्या बात कर रहे हो, इन्वेस्टमेंट करना है कि इन्वेस्टमेंट कम करना है। देखो कई बार इन्वेस्टमेंट कम भी करना पड़ता है मार्केट से। कोई बिल्डिंग खरीद ली थी, काम में नहीं आ रही, या फिर एक बेटर लोकेशन पे हमें मिल सकती है तो बेच भी देते हैं। तो बेसिकली इन्वेस्टमेंट बढ़ाएंगे और इन्वेस्टमेंट कम करेंगे। ये फिक्स्ड एसेट्स खरीदने का मतलब क्या है, अपने ही बिजनेस में इन्वेस्ट किया है। दूसरे बिजनेस में अगर इन्वेस्ट किया है, इट मीन्स इन्वेस्टमेंट बोलते हैं उसको। उसके बाद इन्वेस्टमेंट, ट्रेड, नॉन ट्रेड, डिटेल में बोल रहा हूँ, एक एक पॉइंट का आपको यहाँ पे जो जवाब जो है मिलेगा इस क्लास में, ठीक है। तो रेगुलर देखते रहिए, अंत तक देखते रहिए, बहुत मज़ेदार चीज़ें आपके सामने आने वाली हैं। सेकंड डिपार्टमेंट हो गया जिसका काम क्या है कि इन्वेस्टर ने जो पैसा ला के दिया उसको सही जगह ठिकाने लगाना। अब ठीक है, इसने अपना काम कर दिया, पैसा ला दिया, इसने बिल्डिंग, फर्नीचर, मशीनरी सारी चीज़ें दे दी। अब वो बैटरी बनाएगा कौन, बनाएगा कौन। तो बैटरी बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, सामान खरीदना पड़ेगा, रॉ मटेरियल खरीदना पड़ेगा। अच्छा जी, रॉ मटेरियल खरीदना पड़ेगा, फिर रॉ मटेरियल जाएगा फैक्ट्री में मैन्युफैक्चरिंग के लिए, वर्क इन प्रोग्रेस। देन फैक्ट्री से क्या होगा, वो तैयार होके आ जाएगा, तैयार होके फिर उसको मार्केट में पहुंचाना पड़ेगा, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का काम करना होगा। इट मीन्स ऑपरेटिंग के अंडर में कहीं ना कहीं 3 डिपार्टमेंट काम करते हैं। एक मैन्युफैक्चरिंग, एक डिपार्टमेंट काम करता है ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन, एक डिपार्टमेंट काम करता है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन,
ठीक है, ये 3 डिपार्टमेंट काम करते हैं। इनका काम क्या होता है? बिजनेस को ऑपरेट करना। ऑपरेट कैसे होगा? बैटरियां बनेगी, कैसे बनानी, मतलब बैटरी के लिए रॉ मटेरियल कहाँ से खरीदना है, उसकी अकाउंटिंग वगैरह बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके लिए मैनेजमेंट की ज़रूरत होती है। तो मैनेजमेंट कहाँ पे बैठता है? यहाँ पे बैठता है। ठीक है, इसी डिपार्टमेंट में मैनेजमेंट बैठता है। देन सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, बैटरी बना के तो रख लोगे ठीक है, कहाँ रॉ मटेरियल वगैरह सब कुछ लेके आ गए, बना के रख लिया, अब उसको मार्केट में बेचेगा कौन? बनाना एक अलग चीज़ है, उसको मार्केट तक पहुंचाना एक अलग चीज़ है। तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट इसके लिए काम करेगा। 3 डिपार्टमेंट हमारे पास आ गए हैं जो बिजनेस को ऑपरेट करेंगे, डे टू डे एक्टिविटीज। ठीक है, तो अब बात समझिए मेरी, मेजर जो पार्ट है हमारे पास वो कितने हैं? डिपार्टमेंट नंबर 1, डिपार्टमेंट नंबर 2, डिपार्टमेंट नंबर 3। कैश फ्लो स्टेटमेंट पे आते हैं अब अपन कि सर हम तो बात कर रहे थे कैश फ्लो स्टेटमेंट की। तो बेटा अगर डिपार्टमेंट आपको समझ में आ गया ना तो कैश फ्लो स्टेटमेंट भी आपको समझ में आ जाएंगे। कैश फ्लो बेसिकली क्या करता है? टेल अबाउट द हैबिट इन दीज 3 सेक्शंस। कैश फ्लो जो है वो आदतें बताता है आपकी। क्या बताता है? आदतें बताते हैं। किसके मामले में? कैश के मामले में, कि भाई बिजनेस में पैसा आ रहा है, जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है, क्या सही जगह से आ रहा है, क्या सही जगह जा रहा है। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आपने कहा कि बहुत सारा पैसा आया लेकिन कम गया, इससे आप ये डिसाइड नहीं कर सकते कि बिजनेस जो है वो अच्छा है। अभी मैं एक एग्जांपल दूंगा, प्रैक्टिकली प्रूव करके दिखाऊंगा ये चीज़ आपको। देन आपको लगेगा कि हाँ यार, पैसा आना और जाना ही इंपॉर्टेंट नहीं है, कहाँ से आया कहाँ से गया। दैट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो बेसिकली इन 3 डिपार्टमेंट में आपकी हैबिट जो है वो कैसी है, इसको मैं थोड़ा सा आपको एक हिंट दे देता हूँ। आगे हम बढ़े उससे पहले हिंट ये दे देता हूँ। मान लीजिए मार्केट से आपने फंड रेज कर लिया अच्छा खासा, यहाँ से पैसा आया। अब कॉमन सेंस लगाइए, मार्केट से अगर पैसा लिया है तो वो पैसा इन्वेस्ट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बिल्कुल सर, होना चाहिए पैसा। और यहाँ से इन्वेस्ट नहीं हुआ, उल्टा इन्वेस्टमेंट जो है वो सेल किया गया, मतलब मार्केट से भी पैसा उठा लिया, घर का सामान भी बेच दिया। 2 चीज़ें हो गई है। तीसरी चीज़, यहाँ इस डिपार्टमेंट से, भाई इस डिपार्टमेंट से तो जितना आए ना उतना अच्छा है, ऑपरेशन से जितना आए उतना अच्छा है। वैसे तो ऑपरेशन में खर्चे ही खर्चे हैं, माल को तैयार करने का खर्चा, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन में जो डिपार्टमेंट काम कर रहा है उसकी सैलरी वगैरह का खर्चा, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड खर्चा, अभी कलेक्शन लेके आएंगे, डिस्काउंट देंगे, बैड डेट्स हो जाएंगे, कई सारी चीज़ें हैं। बट यहाँ पे गुड सेल भी होगा। सेल होने से क्या होगा? प्रॉफिट होगा, कहीं से कमीशन वगैरह कुछ ना कुछ और आ ही जाता है तो जो ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट है, यहाँ से जितना ज़्यादा पैसा आए उतना अच्छा है। एक और लेवल पे इसको समझते हैं, हम बात को आसानी से समझते हैं इसको। मान लीजिए मेरा एक बिजनेस है, मेरा बिजनेस है, मुझे बिजनेस बढ़ाना है। बिजनेस बढ़ाने के लिए मेरे पास क्या ऑप्शन है? या तो मैं मार्केट से उधार लेके बिजनेस को बढ़ाऊँ। अगर मैं मार्केट से उधार लेके बिजनेस को बढ़ा रहा हूँ तो आप क्या कहोगे कि सर ठीक है सर, अच्छी बात है, आपने मार्केट से पैसा लिया लेकिन अपने बिजनेस में लगाया, धंधे में लगाया, कल धंधे से आप कमाओगे तो मार्केट का पैसा चुक जाएगा। दूसरा ये, अगर मैं आपको कहूं कि मैंने बिजनेस बढ़ाने के लिए मार्केट से पैसा नहीं लिया है, मेरा जो प्रॉफिट हो रहा है रेगुलर बेसिस पे वो खा नहीं रहा हूं, मैं मजे नहीं कर रहा हूं, बचा रहा हूं उस प्रॉफिट को, और बचाते बचाते उसी प्रॉफिट को मैंने वापस री इन्वेस्ट कर दिया मेरे बिजनेस में, अब मेरे बिजनेस को बढ़ाया। सर इससे बढ़िया तो क्या कहना, इससे बढ़िया बात क्या हो सकती है? तो सोने पे सुहागा हो गया। ठीक है, अपने ही धंधे से प्रॉफिट बना के अपने ही धंधे में री इन्वेस्ट कर देना। इट मीन्स यहाँ से फंड रेज हुआ, आया बहुत ज़्यादा, और यहाँ पे क्या हुआ? माइनस हुआ, बहुत अच्छी बात है। ऐसी कई सारी चीज़ें हैं जो मैंने आपको सिर्फ और सिर्फ अभी आइडिया दिया है। इन डेप्थ समझने की कोशिश करेंगे अपन इस चैप्टर में ये सारी चीज़ें, और ये सारी बातें जैसे ही हमें समझ में आ जाएगी ना, कैश फ्लो का क्रक्स जो है वो आपके सामने निकल के आ जाएगा टेबल पे। फिर आपको मजा आएगा कैश फ्लो पढ़ने में, कैश फ्लो से रिलेटेड न्यूमेरिकल सॉल्व करने में, और आपको पता रहेगा, मोटिव पता रहेगा आपको कि बेसिकली जाना कहाँ पे, क्यों जा रहे हैं, बस चले जा रहे हैं चले जा रहे हैं, ऐसा आपको नहीं करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपन आगे। अब यहाँ पे फाइनेंशियल एक्टिविटी की अपन ने बात की थी, तो सबसे पहले अपन ने कौन से डिपार्टमेंट की बात की थी? फंड रेजिंग की। कैश फ्लो में बेसिकली 3 एक्टिविटी होती है। ठीक है, कितनी एक्टिविटी होती है? 3 एक्टिविटी। फंड रेज करना, तो फंड रेज करने के लिए आपके पास ऑप्शन होता है, आइदर यू कैन रेज फ्रॉम डेट्स और इक्विटी। या तो आप क्या कीजिए, मालिकाना हक दीजिए लोगों को। क्या कीजिए? मालिकाना हक दीजिए, प्रोप्राइटर बनाइए कि भाई बीइंग अ प्रोप्राइटर पैसा लगा लो हमारे धंधे में, उसके बदले में आपको क्या मिल जाएगी? इक्विटी मिल जाएगी। या फिर डेट, उधार आप ले सकते हैं। तो पहला तो आपके पास डिपार्टमेंट हो गया फाइनेंशियल एक्टिविटी, जिसके बारे में हम बात कर चुके हैं। सेकंड डिपार्टमेंट होता है हमारा इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी, जिसमें हमें क्या डिसीजन लेने होते हैं? जिसमें हमें डिसीजन लेने होते हैं कि हम पैसा बेसिकली
कहाँ इन्वेस्ट करें? मशीनें खरीदे तो कौन कौन सी मशीन खरीदे, बिल्डिंग खरीदे, कंप्यूटर खरीदे, मोबाइल फ़ोन खरीदे, गाड़ी खरीदे, फर्नीचर खरीदे, क्या क्या कुछ हमें खरीदना है, कहाँ कुछ हमें पैसा जो है इन्वेस्ट करना है, ये सारे जो डिसीजन हैं ये होते हैं इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी के पार्ट। तो जहाँ पे हम पता करते हैं, एक होता है आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटी, जिसके बारे में अपन ने रफली बात करी थी, और इसमें मैंने आपको क्या बताया था, सबसे पहले आपके पास कैश होता है। इस कैश से आप क्या करते हो? रॉ मटेरियल खरीदते हो। रॉ मटेरियल का क्या होता है? कन्वर्जन होता है रॉ मटेरियल का किस में? फिनिश गुड्स में। फिनिश गुड्स के बाद उसको आप सेल कर देते हो, फिनिश गुड्स को किसको? कस्टमर को। देन कस्टमर से आपको क्या होता है? कैश रिसीव होता है। तो यहाँ पे पहुँच गए आप, कस्टमर से कैश आ गया आपके पास। देन कैश से क्या करते हो? वापस रॉ मटेरियल, कन्वर्जन ऑफ रॉ मटेरियल, सेल, कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स, और ये सर्किल जो है ये बेसिकली घूमता रहता है। इसको हम बोलते हैं ऑपरेटिंग साइकिल। बिजनेस का ऑपरेशन, ऑपरेटिंग एक्टिविटी का काम क्या होगा? ऑपरेशन। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी जो है वो चलती रहती है, तो वो एक साइकिल की तरह घूमती रहती है, घूमती रहती है। अब यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको नहीं दिख रही है। ये जो मैन्युफैक्चरिंग का नाम मैंने यहाँ पे लिया है, तो यहाँ पे देखो लेबर काम कर रही है, उसका वेजेज या सुपरवाइजर की सैलरी, उस फैक्ट्री का रेंट, ठीक है, ये बहुत सारी चीज़ें हो गई है। कन्वर्जन ऑफ रॉ मटेरियल, यहाँ पे ये गोडाउन हो गया, ये फैक्ट्री हो गई है। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट आ गया है, और एक ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट बैठा है जो इन सबको कंट्रोल कर रहा है। तो ये सारा पार्ट किसका होता है? ऑपरेशन। ऑपरेशन से मतलब होता है डे टू डे एक्टिविटीज़ जो आपके बिजनेस में चलती है उनसे। तो हमने बेसिकली 3 एक्टिविटीज़ से रिलेटेड एक आइडिया ले लिया है। अब हम आते हैं कि सर कैश फ्लो बनाने से हमें आदतें जो है वो कैसे पता चल जाती हैं। भाई अगर हम बात करें कि कैश, कुछ बच्चों के दिमाग में क्या रहता है, ये दिमाग में रहता है कि कैश अकाउंट भी तो हम बनाते हैं, तो वो भी कैश से रिलेटेड सारी बातें हमें बताता है। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट हम अलग से क्यों बनाएं? हम क्लास 11 से पढ़ते आ रहे हैं, कैश का रिकॉर्ड अगर हमें मेंटेन करना है तो कैश अकाउंट ले लो किसी कंपनी का, या फिर कैश बुक बना लो अगर सब्सिडरी बुक्स वगैरह आप बना रहे हो तो वहाँ से हमें कैश का कंप्लीट रिकॉर्ड जो है मिल जाता है। फिर भी आप कहते हैं सर कि नहीं कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाइए, कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाइए, तो क्या फ़ायदा होगा? तो मैंने यहाँ पे एक कैश अकाउंट लिया है किसी कंपनी का। इस कैश अकाउंट से समझने की कोशिश करते हैं कि अगर इस कैश अकाउंट को हम कन्वर्ट कर दें, किस में कन्वर्ट कर दें? कैश फ्लो स्टेटमेंट में, तो हमें क्या कुछ फ़ायदा होगा। तो समझिए अब आप यहाँ पे कि कैश फ्लो स्टेटमेंट में इसको कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना होगा। कैश फ्लो स्टेटमेंट में इसको कन्वर्ट करने के लिए हमें कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा, और वो बातें देखो क्या क्या ध्यान रखनी है। सबसे पहले आते हैं अपन फाइनेंशियल एक्टिविटी में और समझते हैं कि फाइनेंशियल एक्टिविटी क्या है। मैं बेसिकली इतना सा काम करने वाला हूँ, जो कैश अकाउंट है आपका अभी मैंने दिखाया है, उसी कैश अकाउंट को मैं 3 पार्ट में डिवाइड करूँगा। मतलब बनाऊँगा मैं कैश अकाउंट ही, कैश फ्लो स्टेटमेंट बेसिकली कैश अकाउंट ही होता है। बट वो होता है ना कि जादूगर ने पर्दा डाला और डालते ही इंसान से क्या बना डाला? कबूतर बना डाला। तो बस बेसिकली रूप परिवर्तन का काम होगा, ठीक है, रूप बदल लिया जाएगा, ठीक है, इंसान से जानवर बना दिया जाएगा, जानवर से इंसान बना दिया जाएगा, चीज़ वो की वही रहेगी। बट वो काम करने के लिए आपको कुछ चीज़ें समझनी पड़ेगी और अपने दिमाग में वो चीज़ें फीड करनी पड़ेगी। सबसे पहला डिपार्टमेंट हमने कौन सा सुना था? फाइनेंशियल एक्टिविटी। बोल तो कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते टाइम पे तीसरा डिपार्टमेंट होता है, जो बच्चे पढ़ चुके हैं उनको पता है। बट समझ लीजिए यहाँ पे सबसे पहले मैं फाइनेंशियल एक्टिविटी की बात कर रहा हूँ, उसी डिपार्टमेंट की बात कर रहा हूँ। उस डिपार्टमेंट का काम होता है मार्केट से फंड रेज करना। तो वो क्या करता है? शेयर इशू करता है, इशू ऑफ शेयर्स। शेयर्स क्या करता है? वो मार्केट में इशू करता है। अच्छा, शेयर्स वो है 2 टाइप के इशू कर सकता है, इक्विटी शेयर एंड प्रेफरेंस शेयर। तो इक्विटी शेयर एंड प्रेफरेंस शेयर इशू करने से पैसा बिजनेस में आएगा कि जाएगा? सर आएगा। वो और क्या करेगा? वो डिबेंचर इशू करेगा। अच्छा जी, तो डिबेंचर इशू करने से पैसा आएगा कि जाएगा? सर आएगा। वो क्या करेगा? बैंक लोन ले लेगा। बैंक लोन लिया, ठीक है, तो पैसा आएगा। इसके अलावा और कहीं से भी फंड रेज किया जा सकता है, बहुत सारी चीज़ें हैं। अब बात करते हैं सर जाने की। ये तो बात कर दी आपने आने की, कहीं ना कहीं पैसा जाता भी होगा। तो बिल्कुल बेटा, पैसा जो है जैसे आता है वैसे ही जा भी सकता है। तो जाने की हम बात करते हैं यहाँ पे। जब बात करेंगे हम जाने की तो हम लिखेंगे रिडम्पशन, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। सर पैसा जाएगा।
रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर, सर पैसा जाएगा। रिडम्पशन कह दीजिए या रीपेमेंट कह दीजिए, क्या, बैंक लोन, या कहीं और से आपने लोन लिया है तो उसका रीपेमेंट। तो ठीक है, तो मार्केट से हम पैसा लेते हैं, फिर उनका पैसा वापस चुकाते हैं, तो वहाँ पे पैसा जाता है और आता है। मैं सिर्फ कैश की बात कर रहा हूँ। किसकी बात कर रहा हूँ? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट की बात कर रहा हूँ, क्योंकि हमें कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या बताता है? कैश की आदतें बताता है कि कैश के मामले में आपकी जो आदतें हैं वो कैसी है, अच्छी है या बुरी है, ये सारी बातें वो आपको बताता है। तो कैश का आना और जाना इस डिपार्टमेंट में क्या क्या कुछ हो सकता है वो मैंने आपको चीज़ें बता दी हैं। इश्यू ऑफ शेयर्स, डिबेंचर्स, बैंक लोन, मार्केट से पैसा ऐसे ही रेज करते हैं। रीपेमेंट करते हैं तो रीपेमेंट में भूल के भी ये मत लिख देना इक्विटी शेयर्स का रिडम्पशन कभी नहीं होता है, मालिकों का पैसा कभी नहीं लौटाया जाता है। उसके अलावा कुछ चीज़ों का और पेमेंट होता है। ये सारी चीज़ें जो है मैंने क्या लिखा है, कैपिटल स्ट्रक्चर। ये कैपिटल स्ट्रक्चर बन रहा था, ये कैपिटल स्ट्रक्चर बिगड़ रहा था, तो ठीक है बिगाड़ना भी पड़ता है, सम टाइम रीपेमेंट भी करना पड़ता है। एंड और क्या रिकॉर्ड होता है इस डिपार्टमेंट में, एंड देयर सर्विस कॉस्ट, एंड देयर सर्विस कॉस्ट। अब ये मार्केट से पैसा लिया है ना आपने, चुका दिया होगा, ठीक है, वापस भी चुका दिया होगा, लेकिन जितने टाइम तक आप यूज में लेते हो उस टाइम के लिए आपको क्या करना होता है, सर्विस कॉस्ट का पेमेंट करना होता है। और वो सर्विस कॉस्ट में क्या पेमेंट करते हो आप, इंटरेस्ट का पेमेंट करते हैं सर, और पेमेंट करते हैं सर डिविडेंड का। तो देखो पैसा आया पैसा गया, कौन सी एक्टिविटी में, फाइनेंशियल एक्टिविटी में। तो फाइनेंशियल एक्टिविटी में बेसिकली कहाँ कहाँ से पैसा आता है, कहाँ कहाँ पैसा जाता है, ये सारी चीज़ें मैंने लिख दी है। ये सारी चीज़ें आप नोट कर लेंगे और याद कर लेंगे। इनसे कहीं ज़्यादा चीज़ आसान ये रहेगा, कैपिटल स्ट्रक्चर, पैसा आना और जाना कहाँ से, कैपिटल स्ट्रक्चर से, एंड कैपिटल स्ट्रक्चर की सर्विस कॉस्ट, ये बहुत इनफ रहेगा मतलब ये आपके लिए। और आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमने बात की थी इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी की। तो सर इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी में हम क्या कुछ रिकॉर्ड करते हैं बेटा, परचेज एंड सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स एंड इन्वेस्टमेंट। पहली चीज परचेज एंड सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स एंड इन्वेस्टमेंट एंड इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट। सर फिक्स्ड एसेट्स वगैरह से जो भी कुछ कमाई होती है वो तो ऑपरेशन का पार्ट हो जाता है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आ जाता है। बट हमने कहीं किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर रखे हो, वो इन्वेस्टमेंट बढ़ रहे हो, तो जो भी इनकम हो रही है आपकी उन इन्वेस्टमेंट से, मतलब इन्वेस्टमेंट पे क्या होगा, इंटरेस्ट मिलेगा, वहाँ से डिविडेंड मिलेगा, तो वो आपका यहाँ पे रिकॉर्ड होगा। फाइनेंशियल एक्टिविटी में भी दिखाया हमने इंटरेस्ट और डिविडेंड, लेकिन वो कौन सा था, जो हमने पेमेंट किया है। यहाँ पे कौन से इंटरेस्ट और डिविडेंड की बात हो रही है, जो हमारे पास आ रहा है, बेसिकली हम वसूल कर रहे हैं, वो हो रहा है यहाँ पे। तो अब कुछ एग्जाम्पल हो जाए सर। हाँ जी, सबसे पहला एग्जाम्पल लिख लेते हैं, परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। इट मीन्स अगर आप कहें कि बिल्डिंग खरीदी, मशीनरी खरीदी, ठीक है, फर्नीचर खरीदा, तो ये सारी की सारी आपके लिए क्या है, फिक्स्ड एसेट्स है। तो फिक्स्ड एसेट्स जब भी आप खरीदोगे पैसा आएगा कि जाएगा, सर जाएगा। परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट क्यों खरीदने होते हैं हमें, भाई एक्स्ट्रा है, हमें ज़रूरत नहीं है फिक्स्ड एसेट्स खरीदने की, पैसा पड़ा है तो कहीं इन्वेस्ट करके छोड़ दो ताकि कुछ ना कुछ तो कमाई आए। अच्छा ठीक है, यहाँ से भी पैसा जाएगा सर, समझ गए हम आपकी बात। अब हम अगर बात करें सेल की, किसकी बात कर रहे हैं हम, सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, तो क्या होगा, पैसा आएगा। सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, रेयरली ऐसा कोई बिजनेस करता है कि अपने फिक्स्ड एसेट्स को बेचे, बट नहीं काम में आ रही होती तो सम टाइम बेच भी दे देते हैं। वो एक जगह से पैसा और आता है, आपकी इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट। इसके नाम पे क्या क्या रिसीव हो सकता है आपको, डिविडेंड एंड इंटरेस्ट रिसीव्ड। तो डिविडेंड और इंटरेस्ट जब हम रिसीव करेंगे तो कौन सी एक्टिविटी का पार्ट होगा, इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी का। और अगर पेमेंट करेंगे तो बेटा फाइनेंशियल एक्टिविटी का, क्योंकि हम पेमेंट कर रहे हैं तो वो कॉस्ट हो गई है किसकी, कैपिटल स्ट्रक्चर की। और अगर हमें रिसीव हो रहा है तो वो इनकम हो गई है अगेंस्ट इन्वेस्टमेंट,
आ गई बात समझ में। तो इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी में क्या क्या कुछ रिकॉर्ड होता है ये चीज़ भी मैंने आपको बता दी, फाइनेंशियल में भी मैंने बता दी। अब आप मेरे से पूछोगे कि सर अदर में भी बता दीजिए, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में भी बता दीजिए। अदर जो भी है ना, अदर आपके बिजनेस में पैसा आता है और जाता है, ठीक है, फंड रेजिंग से रिलेटेड हो गया, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड हो गया, इसके अलावा कहीं भी आता है और जाता है वो कहाँ रिकॉर्ड होगा, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। इसके अलावा और कहाँ आता जाता है सर, यहीं आता जाता रहता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है ये कहाँ रिकॉर्ड हो जाएगी, ऑपरेटिंग एक्टिविटी। इट मीन्स अब हमें क्या करना है, अब हमें ये करना है कि ये जो कैश अकाउंट हमें दिया हुआ है इसको हमें 3 पार्ट में तोड़ देना है। कितने पार्ट में तोड़ देना है, 3 पार्ट में। अच्छा सर मतलब हमें 3 कैश अकाउंट बनाने हैं, आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं। आपको 3 कैश अकाउंट बनाने हैं और 3 कैश अकाउंट कौन कौन से बनाने हैं आपको। पहला बनाना है फाइनेंशियल, इट मीन्स मार्केट से पैसा उठाया, मार्केट का पैसा लौटाया या फिर उस पर सर्विस कॉस्ट का पेमेंट किया, यहां से पैसा आया गया, उसकी समरी आपको यहाँ पे देनी है। तो चलिए पहले वही काम करते हैं। हम बोल रहे हैं यहाँ पे पहले हमारे पास कैश का बैलेंस था, इसको छोड़ दीजिए आप। इश्यू ऑफ शेयर की बात करते हैं। हमने शेयर इशू किए सर, कितने रुपए के शेयर इशू किए, 1 लाख रुपए के। तो पैसा आया कि गया सर, आया। इशू ऑफ शेयर, कितना पैसा आया आपके पास, 1 लाख रुपए आया सर हमारे पास। तो प्लस कर दिया मैंने, जो माइनस में लिखूंगा उसको मैं ब्रैकेट में लिखूंगा, समझते जाना। इसको जैसे ही समझोगे आप समझते कैश फ्लो 80% तो आपका हो गया, ठीक है। 20% मैं इसलिए छोड़ रहा हूँ, कुछ छोटे मोटे रूल्स वगैरह छोटी मोटी बातें हैं जो आप ध्यान रखेंगे, प्रैक्टिस वगैरह पार्ट हो गया, वो सब करना ज़रूरी होता है। फिर उन्हीं से आपका जो है कंसेप्ट जो है वो और ज़्यादा रिफाइन होता जाता है, ठीक है। बाकी 80% कैश फ्लो आपको आ जाएगा जैसे ही आप इस एग्जाम्पल को देखेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं इश्यू ऑफ डिवेंचर से। डिवेंचर इशू किए हमने, पैसा आया। भाई डिवेंचर इशू करेंगे तो क्या होगा, पैसा आएगा, इट मीन्स मार्केट से पैसा लिया है हमने, ठीक है। टुक बैंक लोन, बिजनेस में पैसा फिर से आ गया, टुक ए लोन, और कितना पैसा आया, 50,000 रुपये आया सर। अच्छा जी, सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, इसकी बात मत करो सर एक बार। सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स किस में आता है, इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी में। तो यहाँ एक काम करते हैं ना, इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी भी लिख ही लेते हैं, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी जो है हम एक अलग कलर से लिख लेते हैं। इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी की बात कर लेते हैं अब हम। इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी में हम रिकॉर्ड करते हैं परचेज एंड सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। तो पहले सेल की बात करते हैं। हमने सेल किया फिक्स्ड एसेट्स को, सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स को बेचा 75,000 में, तो पैसा आया। उसके बाद सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट 75,000, अगेन फिर से पैसा आया। सेल्स, सिर्फ सेल्स बोल रखी है, तो सिर्फ सेल्स का मतलब क्या होता है, गुड्स। गुड्स बेचा है आपने, और गुड्स बेचना खरीदना भाई रूटीन एक्टिविटी में, कस्टमर आया उसको सामान बेच देना, खरीद लेना, ये सारी जो चीज़ें हैं ये किसका पार्ट है, ऑपरेशन का। तो ये ऑपरेशन में हम डालेंगे। तो यहाँ पे हम एक और एक्टिविटी स्टार्ट कर लेते हैं, ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ठीक है, अब ऑपरेटिंग एक्टिविटी समझने की कोशिश कीजिए आप। सेल ऑफ गुड्स आपने कहा, सेल ऑफ गुड्स, सर गुड्स बेचा, पैसा आया, कितना, 80,000। अच्छा जी, फिर आप कह रहे हो रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स, पहले का बेचा हुआ था अभी नहीं बेचा है, उधार में बेचा था, उधार में बेचा था तो पैसा ना आया ना गया, तो कैश फ्लो में इसका रिकॉर्ड ही नहीं होगा। लेकिन पहले उधार में बेचा हुआ था, अब पैसा आ रहा है सर, आ रहा है, तो लिख दो बेटा रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स। ऐसा तो हो सकता है ना कि डेटर्स पहले के थे, उन्होंने पैसा लौटा दिया हमें। हाँ जी सर, हो सकता है। इनडायरेक्ट इनकम, इसके अलावा कुछ यहाँ वहाँ से हमारी और कमाई हो जाती है, ठीक है। तो उन इनकम को भी हम यहाँ पे रिकॉर्ड कर लेते हैं कि भाई कहीं से कोई कमीशन रिसीव हो गया, ठीक है, या कोई डिस्काउंट मिल गया, ठीक है। तो इस टाइप से कुछ चीज़ें हो जाती हैं, तो यहाँ पे भी हम इनको रिकॉर्ड कर लेते हैं। अदर इनकम के नाम से लिख लेता हूँ मैं इसको, अदर इनकम, ठीक है। इनडायरेक्ट मत लिखो इसको, अदर इनकम लिख दो। 2000,
कितना हो गया, 2000 रुपये हो गया। तो ठीक है सर, हमने पैसा आने की बात कर ली, तीनों डिपार्टमेंट में हमने पैसा बांट दिया, क्योंकि इस डिपार्टमेंट में क्या रिकॉर्ड होता है, कैपिटल स्ट्रक्चर एंड देयर सर्विस कोस्ट। हाँ जी, कैपिटल स्ट्रक्चर से जो पैसा आया वो आ गया, सर्विस कोस्ट पेमेंट वाली साइड आएगी, देखेंगे। इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी में अगर मैं बात करूँ तो सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स एंड इन्वेस्टमेंट से पैसा आया। ऑपरेटिंग एक्टिविटी में बात करूँगा तो अदर जो भी एक्टिविटीज़ हैं जो यहाँ पे आपकी कवर नहीं हो रही है, वहाँ से जो पैसा आया वो यहाँ रिकॉर्ड हो गया। अब बात करते हैं हम पेमेंट की, कि सर रिडम्पशन ऑफ शेयर किया, कौन से शेयर्स का रिडम्पशन हुआ होगा, प्रेफरेंस शेयर्स का ही हुआ होगा। किसका हुआ होगा, प्रेफरेंस शेयर्स का हुआ होगा। तो प्रेफरेंस शेयर्स का रिडम्पशन किया तो पैसा आया कि गया, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, सर पक्का पैसा गया है, कितना, 20,000 रुपये, माइनस में लिख दिया। रिडम्पशन ऑफ लोन 0 है तो लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। इंटरेस्ट का पेमेंट किया 15,000, डिविडेंड का पेमेंट किया 10,000, ये भी यहीं पे ही होगा। क्यों रिकॉर्ड होगा बताओ, इसलिए रिकॉर्ड होगा क्योंकि ये क्या है, सर्विस कॉस्ट है। ये सर्विस लिया, मार्केट का पैसा आपने यूज में लिया है, तो इसके बदले में क्या करना पड़ेगा आपको, सर्विस कॉस्ट देनी पड़ेगी। तो सर्विस कॉस्ट हो गई 15,000 एंड 10,000। आगे बढ़ते हैं, परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। अब हम कहाँ पहुँच गए हैं, अब सर हम पहुँच गए हैं इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी में, क्योंकि परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स जो है वो इसी का ही पार्ट होता है। एक मिनट, एक टिक जो है वो गलत कलर से लग गया, कुछ बच्चे कंफ्यूज ना हो जाए। ओ भाई, हाँ ठीक है, क्योंकि वो इसी एक्टिविटी का पार्ट था, फाइनेंशियल एक्टिविटी का। अब हम जिस एक्टिविटी की बात कर रहे हैं वो है इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी। तो इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी में क्या क्या आ गया, परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स 25,000, तो पैसा आया कि गया, सामान खरीदा है आपने, तो बट ऑब्वियस है सर पैसा गया है, 25,000 माइनस में लिख दो। परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट, 5,000 के इन्वेस्टमेंट खरीदे हैं तो मेरे भाई 5,000 रुपये ये भी गया, परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट, यहाँ से भी पैसा गया आपका। परचेज ऑफ गुड्स कह रहा है आपको कितना, 60,000। अब गुड्स खरीदा है सर, फिक्स्ड एसेट्स थोड़ी ना खरीदी है, गुड्स खरीदा है तो आपको इसकी बात तो करनी पड़ेगी कहाँ पे, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में जाके आपने लिखा परचेज ऑफ गुड्स, कितना, परचेज ऑफ गुड्स था आपका 60,000, 60,000 रुपया, माइनस में लिख दो। सर पैसा आया नहीं है, गया है, सामान खरीदा है तो पैसा जाएगा। पेड टू क्रेडिटर्स, पहले उधार में खरीदा हुआ था, अब उनको हमने चुकाया है तो पैसा तो यहाँ पे भी क्या हुआ है, गया है। कितना गया है पेड टू क्रेडिटर्स, 20,000, 20,000 रुपये गया है। और आगे बढ़ते हैं, पेड एक्सपेंसेस, पेड एक्सपेंसेस, कुछ एक्सपेंसेस का पेमेंट किया आपने, कितना, 15,000, यहाँ से भी पैसा गया। अब मेरी बात सुनिए ध्यान से, अगर आप देखें कैश अकाउंट में जितने भी आइटम थे ये सारे आइटम मैंने यहाँ पे लिख लिए, बट 3 पार्ट में मैंने यहाँ पे रिकॉर्ड किए हैं। 3 पार्ट में जब मैंने रिकॉर्ड किए तो मुझे यहाँ से कुछ इन्फॉर्मेशन पता चलती है, और वो इन्फॉर्मेशन जो आती है मेरे सामने वो क्या क्या आती है देखते चलिए। सबसे पहले इन्फॉर्मेशन आती है, हम बात करते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटी ऑपरेशन की, कि सर 2.5 लाख रुपए आए, 20,000 यहाँ से गए, 15,000 यहाँ से, 10,000 यहाँ से, और 2.5 लाख रुपए में से हमारे पास से टोटल 45,000 चले गए, तो 2,05,000 हम कह सकते हैं इस एक्टिविटी से फंड हमने जनरेट किया है। इन टोटल हमारे पास 2,05,000 रुपये फाइनेंशियल एक्टिविटी से आए हैं। ओके, नेक्स्ट हम चलते हैं यहाँ पे, नेक्स्ट हम चलते हैं फाइनेंशियल और इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी की तरफ। इस एक्टिविटी के पास हम गए कि भैया आप बताइए क्या है, तो इन्होंने कहा हमने फिक्स्ड एसेट्स बेची, इन्वेस्टमेंट बेचा 1.5 लाख का, नई फिक्स्ड एसेट्स खरीदी 25 की और इन्वेस्टमेंट खरीदे 5,000 की, तो 30,000 आप यहाँ से माइनस कीजिए। हम भी 1,20,000 रुपये जनरेट करके लाए हैं, पॉजिटिव हैं हम भी। अच्छा जी, नेक्स्ट हम पहुँचे कौन सी एक्टिविटी के पास, हम पहुँचे ऑपरेटिंग एक्टिविटी के पास, कि ऑपरेशन के क्या हालचाल हैं। ऑपरेशन मैनेजर से कहा, तो ऑपरेशन मैनेजर ने कहा साहब गुड्स सेल किया 80,000, पुराने डेटर्स थे और कुछ इनकम थी, ये मिला के हो गए हमारे 1 लाख रुपए। कुछ खर्चा हुआ है हमारा 80,000 और
15,000, 95,000। तो इन शॉर्ट हमने भी पैसा जो है पॉजिटिव पैसा आया है, आया गया इन टोटल हम कह रहे हैं कि हमारे पास 5,000 लास्ट में बचा, मतलब आया गया टोटल हमारे पास कितना आया 1,20,000, आया गया लास्ट में टोटल हमारे पास कितना आया 2,05,000 रुपये। अब अगर तीनों एक्टिविटीज का हम समावेश करें, क्या करें, समावेश करें, इनको इंक्लूड कर दें, हम एक साथ ले लेते हैं। अब समझना मेरी बात को, यहाँ पे मैं कह रहा हूं ऑपरेटिंग एक्टिविटी जो है ना, उससे कह रहे हो आप कैश जनरेट हुआ कितना 5,000। जो आपकी इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी है वहां से भी पैसा जनरेट हुआ कितना 1,20,000। फाइनेंशियल एक्टिविटी सर वहां से भी पैसा जनरेट हुआ है 2,05,000, 2,05,000। इन टोटल अगर मैं बात करूं तो तीनों एक्टिविटी मिला के आपको कह रही है 2,05,25 और 30, 2,30,000, 2,30,000 रुपये आए हमारे पास। अच्छा जी, स्टार्टिंग में कितना था आपके पास, ओपनिंग कितना था, शुरुआत में हमारे पास 30,000 था, कितना था 30,000 रुपये था। ये कितना है 3 लाख कर लीजिए भाई इसको, 3,30,000 भाई, 2,05,000 यहाँ हुआ, 1,20,000 यहाँ से हुआ, तो 3 लाख हो गया ना। तो 3,30,000 तीनों एक्टिविटीज से हमारे पास पैसा आया था, सही कर देते हैं इसको। और 30,000 हमारे पास शुरुआत में था। देखिए कैश अकाउंट ही है ये, कैश अकाउंट क्या कह रहा था 30,000 था, फिर पैसा आया गया, इनका जो डिफरेंस है ये आपके पास आ ही गया। 3,30,000 आपके पास आया, 30,000 पहले से था, तो लास्ट में आपके पास कितना बचना चाहिए 3,60,000। क्या बच रहा है, जी हाँ ये रहा। सेम है, ये सेम है कि नहीं है। तो अब थोड़ा सा दिमाग लगाइए, अब अपने उस दिमाग को, ब्रिलियंट दिमाग को थोड़ा सा यूज में लीजिए कि क्या कुछ स्पेशल किया है मैंने कैश अकाउंट ही बेसिकली वापस बनाया है, बट वापस बनाने का मेरा अंदाज जो था वो थोड़ा सा अलग था। अलग अंदाज से सर फायदा क्या हुआ अभी बता देते हैं। ये कैश अकाउंट नहीं बता रहा था कि इस बिजनेस की आदतें कैसी हैं। अब कैश फ्लो स्टेटमेंट जैसे ही देख रहे हैं तो बच्चे पीछे कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो गया क्यों बनाते हैं। तो आप भी कमेंट बॉक्स में बताइए इस बिजनेस की जो आदतें हैं वो कैसी है, अच्छी है या बुरी। बस मैं आपको कुछ हिंट दूंगा यहाँ पे, मैं इस बिजनेस के ऊपर कोई कमेंट नहीं करने वाला। मैं नहीं करने वाला कि ये बिजनेस जो है ये वाहियात है, मैं नहीं कहने वाला ये बिजनेस जो है बहुत अच्छा है, मैं नहीं करने वाला कि ये बिजनेस जो है वो मॉडरेट है, ठीक है, या फिर मैं कहूँ कि नहीं ये ख़राब है लेकिन ख़राब होने के रीज़न ये हो सकते हैं, या मैं कहूँ कि ये अच्छा है लेकिन अच्छा होने क्यों है, इसके बारे में मैं कई सारी बातें बता सकता हूँ। ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ, मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए। जो बच्चे रेगुलर बेसिस पे वीडियोस देख रहे हैं मैं चाहता हूँ जम के भर के वो कमेंट करें ताकि मुझे पता चले कि कितने बच्चे जो हैं वो अच्छे से गेन कर पा रहे हैं, ठीक है, उनको फ़ायदा हो रहा है एक्चुअल में। तो थोड़ा कमेंट बॉक्स पे जोर डालिए और मुझे बताइए इस बिज़नेस के ऊपर कमेंट करके। मैं आपको बस कुछ बेसिक आइडियाज़ दे के जा रहा हूँ, यहाँ पे हिंट दे रहा हूँ जिन बच्चों को अभी तक नहीं पता चला है। देखिए एक छोटा सा एक एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको यहाँ पे, और एग्जाम्पल क्या देता हूँ मैं आपको, एक बंदा है जिसने रिसेंटली क्या किया, सीए किया। ये एग्जाम्पल आपकी हेल्प करेगा वहाँ पे जो भी आप जवाब लिखने वाले हैं ना उससे रिलेटेड, ठीक है। ये बंदा है, इसने रिसेंटली क्या किया, सीए किया। जैसे ये सीए बना, सीए की पढ़ाई करने के लिए ऑल तो ज़्यादा पैसा नहीं लगता, बट कोचिंग लेने के लिए या क्लासेज व्लासेज लेने के लिए मार्केट में बहुत पैसा इसने खर्च किया। हम तो कहते हैं कहाँ पैसा खर्च करने की ज़रूरत है, इस चैनल को ज्वाइन कीजिए, सारा ज्ञान आपको, संपूर्ण ज्ञान है यहीं पे मिल जाएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्ज हम आपसे नहीं ले रहे हैं, ठीक है। बट इन जनाब ने बहुत पैसा मार्केट में खर्च किया, ट्यूशन्स वगैरह ली और ये सीए बने, और इन्होंने एजुकेशन लोन वगैरह खूब सारे दे रखे थे। जैसे ये सीए बने बैंकों की नज़र इनके ऊपर आ गई कि यार भाई सीए बन गया, इसके पास तो अच्छा खासा पैसा आने वाला है। तो बैंकों ने इनको क्या कहा, लोन वोन लोगे, ले लीजिए, क्योंकि बैंकों को लगा हमारा पैसा सेफ रहेगा, ये तो खूब पैसा कमाने वाला है। इसने बोला चलो दे दो। इसने बैंक से क्या कर लिया, लोन ले लिया, और बैंक ने इसको लोन दे दिया 1 लाख रुपए का। इसने जेब में डाल लिया, घर गया, बेटा सीए बन गया है तू, हाँ जी माता जी मैं सीए बन गया हूँ, ठीक है। और फिर ये क्या कर रहा है,
इसका अब पैसा आ गया इसको, अब इसको और पैसा चाहिए, तो इसने घर का सामान बेच दिया, टीवी बेच दिया, फर्नीचर बेच दिया थोड़ा सा, और सामान बेच के इसके पास 50,000 रुपये और आ गए। ठीक है, अब ये सीए बन के अपनी प्रैक्टिस कर रहा है। सीए बन के आप प्रैक्टिस भी कर सकते हो, जॉब भी कर सकते हो। तो वहाँ पे इसकी जो रेगुलर बेसिस पे जो कमाई है वो कमाई आई 50,000 रुपये, वो भी इसके पास है। और ये बोल रहा है ईयर एंड पे मेरे पास 2 लाख रुपए हैं। अगर मुझे ये बंदा कहे, कोई मुझे कहे कि कैश के मामले में, नगद के मामले में इसकी आदतें कैसी है, मैं बोलूँगा बहुत ही ख़राब है, वाहियात है। अरे भाई, अगर आप सीए बने हो, अच्छी नौकरी आप लगे हो, अच्छी जॉब भी आपको मिल गई है, तो उस केस में आपको क्या करना चाहिए? आप क्या करोगे? धीरे धीरे जैसे ही कमाई आएगी, कमाई आते ही आप मार्केट से लोन लोगे नहीं, मार्केट्स में लोन का जो है रीपेमेंट करोगे, वापस चुकाओगे जो एजुकेशन लोन आपने लिया हुआ है। घर में 4 चीज़ें लेके आओगे आप। ऐसा नहीं है कि घर का सामान जो है निकाल रहे हैं, बेच रहे हैं, निकाल के बेच दिया, ऐसा नहीं करते हैं। ठीक है, घर में 4 चीज़ें आपको क्या करनी चाहिए? बसानी चाहिए और ऐड करनी चाहिए। और ये जनाब क्या कर रहे हैं? निकाल रहे हैं। ठीक है, कमाई इनकी आ रही है, अच्छी बात है, 50,000 रुपये आपने कमाया, लेकिन ये कमाई जो है इससे घर में सामान लेके आओ आप, माइनस में दिखना चाहिए। आपने तो घर का सामान बेचा है, आप जेब में अपने 2 लाख रुपए डाल लिए और जेब में डाल के घूम रहे हो। कहते हैं ना, पैसा और पावर अगर मुट्ठी में बंद करके रखा जाए तो वो कहीं ना कहीं ख़त्म हो जाता है और आपको पता भी नहीं चलता कब ख़त्म हो जाता है। तो उसको यूज में लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज अगर आप 2 लाख रुपए अलमीरा में रख के भूल जाते हो और आप कहते हो कि 2 साल बाद मैं 2 लाख रुपए अलमीरा से निकालता हूँ, 2 साल पहले 2 लाख रुपए में जो है ना एक कमरा बन जाता था, एक रूम बन जाता था, या फिर एक अच्छा लैपटॉप आ जाता था। आज मैं जाके मार्केट से 2 लाख में अच्छा लैपटॉप ले आऊँ, नहीं मिलेगा। हो सकता है नहीं मिले, देखो टेक्नोलॉजी का तो कुछ कह नहीं सकते। बाकी इन जनरल केस अगर मैं बात करूँ, आप बोलोगे 1 लाख में कमरा बन जाता था, अब बनवा लूँ मैं 2 लाख में बन जाता था, अब मैं बनवा लूँ 5 साल बाद, नहीं बनवा पाओगे। आपको हर चीज़ महंगी हो चुकी होगी, सरिया महंगा हो गया होगा, रोडी महंगी हो गई होगी, सीमेंट महंगी हो गई होगी, तो आप बोलोगे कि यार इससे अच्छा तो उस टाइम में मैंने रूम ही बनवा लिया होता। तो हाँ भाई, मैं यही तो कह रहा हूँ आपको, पैसा जो है ना उसको कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अदरवाइज़ वो कहीं ना कहीं ख़त्म हो जाएगा। तो फिर सर इसको क्या करना चाहिए था? इसको ना क्या करना चाहिए था कि मार्केट से लोन नहीं लेके, ये दिखता कि लोन जो है ना इसका कम हुआ है। क्या हुआ है? कम हुआ है। भाई रीपेमेंट ऑफ लोन होगा तो क्या होगा? पैसा जाएगा। कि ठीक है सर, यहाँ पे इसने पैसा चुकाया, तो यहाँ पे इसकी सिचुएशन क्या हो जाती? 0 हो जाती कि चलिए कोई बात नहीं, थोड़ी सैलरी आई, थोड़ा घर का सामान बेचा, लेकिन लोन चुकाया। या फिर अगर आप कह रहे हो कि नहीं मार्केट से हमने लोन लिया, हम किसी बिजनेस का मान लो कभी कैश फ्लो स्टेटमेंट देखें और हमें दिख रहा है कि फाइनेंशियल एक्टिविटी से पैसा जो है आ रहा है, तो इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी से माइनस दिखना चाहिए। ठीक है, 1 लाख से ज़्यादा ही दिखना चाहिए। मैं तो ये कहूँगा कि मान लो कोई बात नहीं 80,000 दिखा, वर्किंग कैपिटल बढ़ाना चाह रहा होगा, तो जो इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी है वो नेगेटिव दिखने का मतलब क्या समझ रहे हो आप? बिजनेस को बढ़ाया गया है, उठाया गया है बिजनेस को। ठीक है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इसके बारे में क्या कहना है? सर ये तो जितना पॉजिटिव है ना, हम क्या बोलेंगे, अच्छी बात है भाई। बिजनेस के ऑपरेशन से मेहनत की, हमने पसीना बहाया और हमने जो है पैसा जो है बेसिकली बनाया, तो ये तो अच्छी बात है ना, ऐसा तो होना चाहिए। तो ये होप सो आपको आइडिया यहाँ पे लग गया होगा कि किसी भी कंपनी का जब कैश फ्लो स्टेटमेंट हम रीड कर रहे होते हैं तो कौन कौन से फैक्टर्स जो है जिन पे हमें ध्यान देना होता है। ठीक है, तो बेसिक एथिक्स आपको पता चल गए हैं। ये आपका पीछे एग्जाम्पल रहा। इस एग्जाम्पल में कहीं ना कहीं मैंने कैश फ्लो स्टेटमेंट जो है वो बना के आपके सामने प्रेजेंट कर दिया है। ठीक है, अब आप कहोगे कि सर एक्चुअल में हम कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं वो ऐसा नहीं बनता है। तो बेटा वो क्या होता है, पहले ऑपरेटिंग एक्टिविटी आ जाती है, फिर इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी, फिर फाइनेंशियल एक्टिविटी, बनता ऐसे ही है। सिर्फ चेंज कहाँ पे होता है? यहाँ पे चेंज किस में होता है? ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। बेसिकली ऑपरेटिंग एक्टिविटी जो आप बनाते हो, इसको प्रेजेंट करने के 2 तरीके होते हैं। एक होता है डायरेक्ट, जो मैंने यहां पे यूज में लिया है। मेरे पास एग्जाम्पल में ये फिट बैठ रहा था तो मैंने ये एग्जाम्पल में यूज में ले लिया। तो सर क्या हो गया? मेथड तो है ही है ना, ये है, लेकिन आपको पढ़ना नहीं है। ये आपको पढ़ना है इनडायरेक्ट मेथड। कौन सा मेथड पढ़ना है आपको? इनडायरेक्ट मेथड आपको फॉलो करना है। क्यों? क्योंकि जो हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं
जो हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं वो सीधा सीधा सपोर्ट करते हैं किसका, इनडायरेक्ट मेथड का। जब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कहते हैं कि कैश फ्लो शुड बी प्रिपेयर्ड एज पर इनडायरेक्ट मेथड, तो फिर सारे एक्ट भी यही बात कहेंगे, कंपनीज एक्ट भी यही कहेगा कि हाँ भाई कंपनी के कैश फ्लो जो है वो इनडायरेक्ट मेथड से बनने चाहिए। जब वो ये बात कह रहा है तो सीबीएसई के सर्कुलर भी यही कहेंगे। तो जितने भी एग्जाम होते हैं, चाहे सीए का एग्जाम हो, चाहे सीबीएसई का बोर्ड एग्जाम हो, जब भी कैश फ्लो से क्वेश्चन पूछा जाता है आपको इनडायरेक्ट मेथड से वो कैश फ्लो का क्वेश्चन बनाना होता है। सम टाइम, मैक्स टू मैक्स टाइम फोर्स डाल दिया जाता है, उसके ऊपर कह दिया जाता है कि इनडायरेक्ट मेथड से ही आपको बनाना है, और नहीं भी डाले तो बट ऑब्वियस है यही मान के चला जाएगा कि आपने इनडायरेक्ट मेथड से कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाया है। अब सर इनडायरेक्ट मेथड में क्या होगा, बेटा मैंने यहाँ पे सीधी बात कर दी कि माल बेच के इतना आया, डेटर से इतना आया, इनकम से इतना आया, गुड्स इतना खरीदा, क्रेडिटर्स इतना, डेली यूज के आपके जो भी खर्चे हैं, सैलरी, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, ये सारे पेमेंट किए, इतना गया, आया गया, ये रिकॉर्ड किया, सीधा सीधा लिख दिया। जबकि इनडायरेक्ट मेथड में क्या होगा, कमाया कितना आपने, जो आपका नेट प्रॉफिट है, ठीक है, उसके अंदर आपको क्या करने होंगे, चेंजेज करने होंगे, काट छाट करनी होगी। तो नेट प्रॉफिट में जो काट छाट होगी, फिर आप कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी तक जब आप पहुंचेंगे तो तब जाके आपको जो कैश मिलेगा, मतलब जो मिलेगा आपको इतना ही, अमाउंट सेम ही आएगा, चाहे डायरेक्ट से जाओ चाहे इनडायरेक्ट से, तो उसको हम इनडायरेक्ट मेथड कहते हैं, हम पढ़ेंगे। लेकिन आपको ध्यान रखना है एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 कौन से मेथड को सपोर्ट करता है, AS3, जिसके पास लिखा हुआ है इनडायरेक्ट मेथड को। ये सारी चीज़ें आपको अभी लिखी हुई मिल जाएगी, अभी कुछ भी चीज़ें लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो से कैश फ्लो स्टेटमेंट की बात करते हैं हम। अब यहाँ से आप स्क्रीनशॉट लेना स्टार्ट कर सकते हैं मेरे समझाने के बाद। पहले सुनेंगे, उसके बाद समझेंगे, उसके बाद खुद से लिखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और आपको लगा कि मैंने जो लिखा है क्या वो सही लिखा है, तो फिर उसको स्क्रीनशॉट से आप मैच कर लेंगे। कैश फ्लो स्टेटमेंट एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3, जो आपका AS3 है, उसके हिसाब से कैश फ्लो स्टेटमेंट जो है वो बनाना है आपको। मीनिंग की बात करते हैं कि कैश फ्लो स्टेटमेंट का मीनिंग क्या होता है। सर आप मीनिंग की बात करते हैं, हमें तो ये भी समझ में आ गया है अब तक, तो कैश फ्लो स्टेटमेंट क्यों बनाया जाता है, फिर भी मीनिंग की बात कर लेते हैं। एग्जाम में लिखना भी तो होता है ना। इट रिप्रेजेंट्स फ्लो कह सकते हो आप, मूवमेंट कह सकते हो, चेंजेज कह सकते हो, किस में, इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ड्यूरिंग द पीरियड। ड्यूरिंग द पीरियड से मतलब है अगर आपका ईयर स्टार्ट होता है 1 अप्रैल 2021 को, तो ये ईयर आपका जाएगा 31 मार्च 2022 तक, ठीक है। तो ड्यूरिंग द ईयर, ये एक साल हो गया। इस एक साल में बेसिकली आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट जो है वो ये बताता है कैश के मामले में आपकी आदतें कैसी है, पैसा आया या गया एक साल में, कहाँ से आया कहाँ गया। तो पहली बात तो क्या बताता है ये, फ्लो, मूवमेंट, चेंजेज बताता है किसका, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का। सर कैश तो समझ में आ रहा है हमें, कैश का बताता है, एंड इक्विवेलेंट क्या है, बैलेंस शीट याद है। सर कुछ बच्चे ये भी सोच रहे हैं कि बैलेंस शीट याद है, वहाँ हमें पता है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का मतलब होता है कैश बैलेंस, बैंक बैलेंस, कोई चेक, डिमांड ड्राफ्ट वगैरह। वेरी गुड, आपको पता है। तो वो दो चीज़ें तो होती है, कैश बैलेंस तो आपका होता ही है, बैंक बैलेंस होता ही है, उसके अलावा कोई चेक वगैरह, DD वगैरह पड़े हैं, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट पड़े हैं, एक्सेप्ट बिल्स रिसीवेबल, ठीक है। तो वो भी किसका पार्ट होते हैं, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का। इसके अलावा एक चीज़ आपको यहाँ पे और ऐड कर देनी है जो बैलेंस शीट में आपको दिखती थी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के नाम से। क्या दिखती थी, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के नाम से, जिसको हम मार्केटेबल सिक्योरिटी भी कहते हैं, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट भी कहते हैं। बट यहाँ पे कौन से शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट लेने हैं, रियलाइजेबल विद इन 3 मंथ। बेसिकली शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट का मतलब ही क्या होता है, शेयर मार्केट वगैरह में पैसा लगा के रखते हैं ना डीमैट अकाउंट के थ्रू, जब मन किया ऑनलाइन गए, शेयर्स जो है वो सेल किए, ठीक है, किया जा सकता है। बट इन जनरल ऐसे थोड़ी ना होता है कि आज ही गए और आज ही बेच दिए, क्या पता आज के भावताव जो है वो सही ना हो, तो हमें थोड़ा सा ऐसे भी तो रहना चाहिए कि ना भावताव सही है। तो मजबूरी होगी तो भले ही आप चाहे ट्रैक कर लेंगे, बट मैक्स टू मैक्स 3 महीने में आप उसको कैश में कन्वर्ट कर ही लेंगे। जैसे ही आप उसको सेल करते ही आपके बैंक अकाउंट में जो है वो पैसा आ जाता है विद इन अ डे, और नेक्स्ट डे आ जाता है, या जो भी सिचुएशन होती होगी। तो यहाँ पे आपको बात इतनी सी समझनी है, मार्केटेबल सिक्योरिटी या शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट तभी लेने हैं जब वो रियलाइजेबल हो कितने महीने में, विद इन 3 मंथ, ठीक है। अब क्या ये क्वेश्चन बात हमें बताएगा,
बताएगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बताए तो हमें क्या मानना है? तो मार्केटेबल सिक्योरिटी या शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के नाम से जो भी दिया हुआ है उसको कैश एंड कैश इक्विवेलेंट मान लो। आप मान लो कि 3 महीने में हो जाएगा वो, ये कॉमन एजम्पशन है, ठीक है। ये छोटी छोटी बातें हैं, ये नोट कर लिया करो आप। उसके बाद क्या होता है, यही आपके डाउट बनते हैं, ठीक है। जो डाउट आपके जो जो बन सकते हैं वो सारे जो है मैं यहाँ पे क्लास में बताता जा रहा हूँ, बस आप लिखते ही चलिए, क्योंकि जैसे आप चीज़ों को समझने बैठेंगे, मेरे पढ़ाने के बाद, ये वीडियो देखने के बाद आपको तसल्ली से बैठना है और तसल्ली से बैठ के मनन करना है, आत्मचिंतन करना है कि क्या कहानी है, कौन से डिपार्टमेंट है, कहाँ से पैसा आता है, कहाँ पे पैसा जाता है। इससे हम कैश के मामले में जो आदतें हैं ना वो हमारी बता देते हैं, ठीक है। तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में जो कुछ चेंज होता है उसी को हम क्या कहते हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट। और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का मतलब भी हमने समझ लिया। आदतों से मतलब जो है ना वो मेरा बड़ा सिंपल सा है, सिंपल सा है। मैं यहाँ पे आदतें किसकी बता रहा हूँ, बिजनेस की। कई बच्चे अभी तक इसको कोरिलेट नहीं कर पा रहे होंगे, तो उनके लिए एक छोटा सा और एक एग्जाम्पल दे देता हूँ। भाई ये चिंटू है, ये बंटी है, ये कौन है, ये बंटी है, ठीक है। चिंटू को मैंने 1000 रुपये दिए तो इनफ्लो कितना हुआ चिंटू के पास, 1000 रुपये। बंटी को मैंने 1000 रुपये दिए, इनफ्लो कितना हुआ, 1000 रुपये। चिंटू ने क्या किया, अपने 1000 रुपये में से मूवी देख ली, ठीक है, दोस्तों के साथ घूमने चला गया, थड़ी पे बैठ के फूंक दिए, कुछ भी, मतलब ऐसी आदतों में पूरे 1000 रुपये जो है इसने खर्च कर दिए। 800 रुपये खर्च कर दिए, 400 यहाँ, 400 यहाँ, और 200 बोल रहा है कि मेरे पास अभी पॉकेट में पड़े हैं बैलेंस। ये बंटी बोल रहा है कि मैंने ना बुक्स खरीद ली। क्या खरीद ली, बुक्स, 400 रुपये की। मैंने ना इंटरनेट का रिचार्ज करवा लिया 300 रुपये का, ठीक है, क्लासें देखनी होती हैं, ठीक है। उसके अलावा रजिस्टर्स, स्टेशनरी वगैरह की मुझे और ज़रूरत थी तो मैंने 300 रुपये वहाँ खर्च कर दिए। मेरे पास बैलेंस जो है वो बचा है 0। अब अगर मैं बात करूँ आने की और जाने की, तो 1000 आए, 200 बचा के बैठा है एक साधारण आदमी जो होता है, जो ज्ञान से अनभिज्ञ होता है, जिसकी बुद्धि छोटी होती है, वो तो क्या कहेगा कि भाई ये अच्छी बात है ना, 200 बचा के बैठा है तो पूरा खर्च करके बैठा है। लेकिन एक बुद्धिमान व्यक्ति क्या कहेगा कि भाई आदतें तो इसी की अच्छी हैं, भले ही पैसा पूरा खर्च कर दिया लेकिन अच्छी जगह खर्च किया है। ये चीज़ें आज इन्वेस्टमेंट है, बुक्स में, इंटरनेट में अगर पढ़ाई के लिए किया है तो ठीक है। इसके अलावा 300 रुपये स्टेशनरी में, तो भाई रजिस्टर्स, कॉपी, किताबों में अगर आपका इन्वेस्टमेंट होगा और उसके बाद अगर आप उसको टाइम भी देते हैं तो इससे बढ़िया इन्वेस्टमेंट क्या होगा, आज नहीं तो कल अच्छा बड़ा आदमी बन जाएगा और खूब पैसा कमा लेगा, खूब इन्फ्लो होगा इसके पास क्या होगा, इसने तो ख़राब जगह पैसा जो है वो डाला है, पता नहीं आउटकम आएगा या नहीं आएगा, ठीक है। सेहत बिगाड़ी है, कुछ ऐसी चीज़ों में पैसा खर्च किया है। तो यहाँ पे जो है ना आदतें जैसे इंडिविजुअल्स की बता रहे हैं ना, वैसे ही कंपनी की या फिर बिजनेस की आदतें जो है कैश के मामले में, खर्च करने के मामले में, क्या वो कौन बताता है, कैश फ्लो स्टेटमेंट। क्या आपका कैश अकाउंट ये सारी चीज़ें बता पाता था, नहीं बता पाता था। तो कोई भूल से भी ये मत लिख देना कमेंट बॉक्स में कि हाँ सर वो बता देता था, नहीं बता पाता था भाई। आगे बढ़ते हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट के बारे में कुछ और बातें हम जानते हैं। यहाँ पे स्पेसिमेन की बात करते हैं कि सर इसका फॉर्मेट कैसे होता है। तो उस फॉर्मेट में हमें सबसे पहली चीज़ जो है वो जाननी है ऑपरेटिंग एक्टिविटी के बारे में। किसके बारे में जाननी है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी के बारे में। तो अब यहाँ से ज्ञान जो है वो शुरू होता है कि एक्चुअल में कैश फ्लो स्टेटमेंट कैसे बनता है। देखिए 2 टाइप के स्टूडेंट होते हैं, एक जिनका लॉजिकल पोर्शन स्ट्रॉन्ग होता है, एक जिनका लिटरेचर पोर्शन स्ट्रॉन्ग होता है। जिनका लिटरेचर पोर्शन स्ट्रॉन्ग होता है ना, उन बच्चों की डिमांड ये रहती है कि सर ना एक सिस्टम बता दीजिए, क्या करना है, फिर उसके बाद क्या करना है, फिर उसके बाद क्या करना होता है, हम कर लेंगे। और जो लॉजिक वाले होते हैं ना, उनको चाहिए होता है कि ये सिस्टम क्यों बना है, कैसे बना है, बहुत सारी चीज़ें जाननी होती है। मेरी कोशिश रहेगी कि दोनों टाइप के बच्चे, जो भी बच्चा इस वीडियो को देख रहा हो उसको बेनिफिट मिले, ठीक है। तो एक बैलेंस वीडियो बनाने की कोशिश की है मैंने, तो उसी के अकॉर्डिंग मैं इसको लेके चल रहा हूँ। तो जिस बच्चे को लगे कि मज़ा आ रहा है कंटिन्यू देखता रहे, जिसको लगे कि नहीं सर थोड़ा सा हल्का सा जो है ना चीज़ें दिमाग थोड़ा सा चकरा रहा है, घूम रहा है, तो बस पेशेंस लगा के कुंडली मार के बैठे रहिए आप, ठीक है। आपके लायक चीज़ें भी आपको मिल जाएगी, आप सबको जिसको जो चाहिए वो यहाँ से मिल जाएगा। क्लास 12th के बच्चों को कैश फ्लो के पॉइंट ऑफ व्यू से जो चाहिए, बाकी तो आपकी विशेष जो है पता नहीं, इंसान की कभी भूख मिटती नहीं है, कितना कुछ भी उसको दे दो।
अब हम बात करते हैं यहाँ पे कैश फ्लो स्टेटमेंट के स्पेसिमेन की। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटी की। कौन सी एक्टिविटी की बात कर रहे हैं? ऑपरेटिंग एक्टिविटी की। तो भाई ड्यूरिंग द ईयर आपने जो भी प्रॉफिट कमाया है, बैलेंस एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। अब ड्यूरिंग द ईयर प्रॉफिट जो है वो हमने कमाया है, या तो ये क्वेश्चन में हमें गिवन होगा, या बैलेंस शीट में हमें स्टेटमेंट ऑफ P&L 2 साल का गिवन होगा कि पिछले साल आपका बैलेंस था 20,000 रुपये, अब बढ़ के हो गया 50,000। तो 30,000 कहाँ से आया? कहाँ से आया? कमाया होगा ना, कमाया होगा, वहीं से ही आया होगा। हाँ सर, तो वो डिफरेंस हम यहाँ से ले लेंगे। उसके बाद हमें क्या करना है? उसके बाद हमें नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस यहाँ पे ऐड कर देने हैं। क्या कर देने हैं? पहले साधारण भाषा में बता रहा हूँ, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स वगैरह जो भी कुछ कैलकुलेशन है वो सारी चीज़ें बाद में बात करेंगे, हम स्पेसिमेन की बात कर रहे हैं। नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, अब इसको समझिए, जो लॉजिक्स जानना चाहते हैं ना, जो बच्चे ये जानना चाहते हैं कि सर विद लॉजिक हमें चीज़ें बताइए। तो जब आप स्टेटमेंट ऑफ P&L बनाते हो तो वो तो वर्टिकल फॉर्मेट में बनता है, लेकिन ईजी रहेगा अगर आप इसको हॉरिजॉन्टल वे में समझे। हमने बनाया था क्लास 11th में ट्रेडिंग एंड P&L, जिससे हमें पता चला था यहाँ पे जो आया हमारा ग्रोस प्रॉफिट था, इस ग्रोस प्रॉफिट को हमने यहाँ लिखा, फिर कुछ इनकम लिखी, कुछ खर्चे लिखे, और लास्ट में हमारा क्या आ गया? नेट प्रॉफिट। क्या आपके ऊपर कोई बाउंडेशन थी ये बनाते टाइम पे कि भाई ये खर्चा जो है आप नहीं लिख सकते, या ये इनकम आप नहीं लिख सकते थे? नहीं सर, हम तो सारे खर्चे लिखते थे, सारी इनकम लिखते थे। तो उस आधार के ऊपर आप कह रहे हो कि ड्यूरिंग द ईयर हमने इतने रुपए कमाए, हमने 1 लाख रुपए कमाए। 1 लाख कमाए हैं आपने, 1 लाख आया नहीं है आपके पास। यहाँ पे बहुत सारी इनकम आपने ऐसी लिखी है जो नॉन कैश है, कैश में आपको मिली नहीं। कुछ खर्चे आपने ऐसे लिखे हैं जो कैश में आपने पेमेंट ही नहीं किया, लाइक डेप्रिसिएशन का खर्चा आपने यहाँ पे लिखते हैं ना आप। आउटस्टैंडिंग सैलरी लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं? लिखते हैं सर। क्या वो एक्चुअल में गया है आपके पास से कैश? नहीं गया है। तो क्या करें सर हम? तो नॉन कैश आइटम सबसे पहले हटाओ। ये नेट प्रॉफिट जब आप कैलकुलेट कर रहे थे तो नॉन ऑपरेटिंग इनकम आपने क्या की? नॉन कैश इनकम जो है वो आपने क्या की थी? ऐड की थी। वापस माइनस करो तो देखो माइनस किया हुआ है किसको? नॉन कैश इनकम को। तो नॉन कैश इनकम की तो कहानी याद आ गई आपको। ऐसी कोई इनकम यहाँ पे ऐड की गई है जो कैश में हमें प्राप्त नहीं हुई, हटा देंगे हम उसको। तो ये जो नेट प्रॉफिट हमने लिया है इसमें से क्या कर देना है? हमें माइनस कर देना है। ऐसा कोई खर्चा जो यहाँ पे माइनस किया गया हो, एक्चुअल में कैश में हमने पेमेंट ही नहीं किया, वापस ऐड करो उसको, वापस लेके आओ, नॉन कैश था। अच्छा, यहाँ पे कुछ खर्चे हमने ऐसे भी लिखे हुए होते हैं कि हाँ पेमेंट किया है हमने, लेकिन बिजनेस की ऑपरेटिंग एक्टिविटी से उसका कोई लेना देना नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, फर्नीचर बेचा और बेचने से हमें क्या हो गया? नुकसान हो गया। सर फर्नीचर बेचने से नुकसान हुआ है तो वो तो इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी का पार्ट होना चाहिए ना, क्योंकि परचेज एंड सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स उन्हीं का डिपार्टमेंट है। तो फर्नीचर खरीदने की से रिलेटेड जो लॉस हुआ वो आपने यहाँ लिख रखा है। आप कह रहे हो हमने लोन जो ले रखा था उस पे इंटरेस्ट का पेमेंट किया, तो भाई लोन पे इंटरेस्ट का पेमेंट सर्विस कॉस्ट होता है। क्या होता है? सर्विस कॉस्ट होता है। पीछे का वीडियो अच्छे से देखोगे तो ये चीज़ें आपके लिए बहुत 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 आसान हो जाएगी। तो नहीं देख अभी अगर चीज़ें समझ में आ रही है बढ़ते जाओ आगे, नहीं समझ में आ रही है पीछे का वापस कवर कीजिए, यहाँ पे आइए। मैं बोल रहा हूँ इस वीडियो को आप देख डालिए 2 से 3 बार, कैश फ्लो जो है ना बिल्कुल आपके एक एक बॉडी पार्ट में बस जाएगा। ऐसे खर्चे आपने यहाँ पे लिखे हैं जिनका ऑपरेटिंग एक्टिविटी से लेना देना नहीं है, क्योंकि वो फाइनेंशियल या फिर इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी से रिलेटेड है, बट यहाँ पे आपने माइनस किए थे, वापस ऐड कीजिए। इनको हम बोलते हैं नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। समझिए, कुछ खर्चे हैं यहाँ पे जो ऑपरेटिंग से रिलेटेड है, कैश में पेमेंट किए, वो ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन कुछ खर्चे हम इसलिए वापस ऐड कर रहे हैं या तो वो नॉन ऑपरेटिंग है। नॉन ऑपरेटिंग का मतलब क्या है? या तो वो इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी में रिकॉर्ड होने चाहिए या फाइनेंशियल एक्टिविटी में रिकॉर्ड होना चाहिए, ठीक है, या फिर वो नॉन कैश है। चाहे नॉन कैश हो चाहे नॉन ऑपरेटिंग हो, हमें वापस क्या कर देना है? ऐड कर देना है खर्चों को। इनकम के साथ भी हमें ऐसे ही करना है। नॉन कैश इनकम वापस माइनस कर दो, ऐड की हुई है। नॉन ऑपरेटिंग इनकम अगर ऐड की गई है वापस हटा दो। प्रॉफिट हुआ मशीन को बेचने से, तो मशीन को बेचने का काम तो इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी का काम है ना। आप यहाँ काहे लिख रहे हैं? तो भाई नेट प्रॉफिट निकालने के लिए हमें यहाँ लिखना पड़ेगा, ये काम सही है, लेकिन जब कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाएंगे तो हम बोलेंगे कि भाई इसको हटाओ, तो हम वापस इसको माइनस कर देंगे। ये एडजस्टमेंट कर दिए सर हमने, ठीक है, आप कह रहे थे वो एडजस्टमेंट हमने वापस कर दिए। अब जो हमारे पास नेट प्रॉफिट बचा है, क्या वो नेट प्रॉफिट
कैश में है, बिल्कुल कैश में है। खाली ऑपरेशन का है, जी हाँ ऑपरेशन का। अगर ये एडजस्टमेंट कर दिए तो इसको हम कहते हैं कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेज। तो वर्किंग कैपिटल चेंजेज जो है वो क्या होता है? वर्किंग कैपिटल चेंजेज होता है आपका करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटी। करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज में जो चेंजेस होते हैं उन चेंजेस को हम रिकॉर्ड करते हैं वर्किंग कैपिटल चेंजेस में। इसका सिंपल सा कंसेप्ट है, इसको समझने के लिए बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। इसके केस में आपको क्या करना है, वर्किंग कैपिटल चेंजेस के केस में इतना सा ध्यान रखना, एक तो करंट एसेट्स है हमारे पास, एक करंट लायबिलिटी है। करंट एसेट्स अगर बढ़े, ठीक है, तो माइनस, कम हो तो प्लस। उल्टा किया है सर आपने, बिल्कुल। करंट लायबिलिटी के साथ ये करना है, बढ़े तो प्लस, कम हो तो माइनस। आ गई बात समझ में? डन। वर्किंग कैपिटल चेंजेस का एडजस्टमेंट करने के बाद बस एक टैक्स पेड यहाँ पे माइनस करना होता है, देन आपका आ जाता है कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, और एक लास्ट एडजस्टमेंट होता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स का। किसका होता है? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स का। तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स क्या होता है, बात करेंगे अपन आगे। तो बात करते हैं अब अपन फॉर्मेट की, क्योंकि सारे कंसेप्ट जो है वो हम पढ़ चुके हैं। क्यों कैश फ्लो बनाने की ज़रूरत होती है, क्या इसके फ़ायदे हैं, कौन कौन सी ऐसी आदतें हैं बिजनेस की जो हमें कैश फ्लो स्टेटमेंट बता देता है, कैश अकाउंट या कैश बुक नहीं बता पाती है। लेकिन अब इंपॉर्टेंट पार्ट ये आता है कि इसका फॉर्मेट जो है वो क्या होगा। तो एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 इसका एक प्रॉपर एक फॉर्मेट है, जिस फॉर्मेट में आपको इसको प्रेजेंट करते हुए चलना होता है। ऑल्दो एग्जैक्ट जो फॉर्मेट है वो मैं यहाँ पे नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि एक बार दिमाग में जो है ये चीज़ आपके फीड होनी जरूरी है। उसके बाद प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम वगैरह हम कैलकुलेशन करते हैं, वो इन डिटेल जानने के लिए आप रेगुलर क्लास जो है वो ज्वाइन करेंगे। लेकिन यहाँ पे आपको एक बेसिकली एक आइडिया ले लेना है कि पूरे में होना क्या है। सिर्फ 2 to 3% थोड़ा सा कुछ चेंजेज होगा, वो माइनर चीज़ें हैं, वो इन डेप्थ जैसे 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 बच्चा प्रैक्टिस करता जाता है उसकी क्लियर होती जाती है। बट यहाँ पे हम कैलकुलेट क्या करते हैं, कैसे हम आगे बढ़ते हैं, वो चीज़ समझनी यहाँ पे बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए ऑपरेटिंग एक्टिविटी कैलकुलेट की है यहाँ पे, और वो भी कौन से मेथड से, इनडायरेक्ट मेथड से। लेकिन पहले आप एक चीज़ समझेंगे, ये चीज़ समझाने के लिए मैं हेल्प ले रहा हूँ क्लास 11th में जो आप ट्रेडिंग P&L बनाते थे। क्लास 11th में आपका सिंपल सा कंसेप्ट होता था कि सर इस साइड जो है ना हम इनकम्स को रिकॉर्ड करते रहते हैं। अब वो इनकम कहाँ से है कहाँ से नहीं, उस चीज़ से आपको कोई लेना देना नहीं है। आप सारी इनकम रिकॉर्ड करते थे, ठीक है। आप कौन कौन सी इनकम रिकॉर्ड करते थे, आप वो इनकम भी रिकॉर्ड करते थे जो नॉन कैश होती थी। सर फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ कि कोई कमीशन है वो सिर्फ अक्रूड है, मतलब आपको अभी तक रिसीव नहीं हुआ है, ठीक है, बट आपकी इनकम मान के आप उसको क्या कर लेते हैं, इनकम साइड में रिकॉर्ड कर देते हैं। सम टाइम आप कुछ ऐसी इनकम भी रिकॉर्ड कर देते हैं जो ऑपरेशन का पार्ट नहीं होती है, लाइक प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स एंड इन्वेस्टमेंट, या फिर इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट आप कह सकते हैं, ठीक है। तो इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट जो है वो सर इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी का पार्ट होता है, हमें पता है। इट मीन जो बाकी जो इनकम है, दो चीज़ें होनी चाहिए, वो ऑपरेटिंग होनी चाहिए एंड कैश में होनी चाहिए, मतलब हमें कैश में रिसीव हो गई है। एक तो ये इनकम रिकॉर्ड करते हैं, एक ये करते हैं, एक ये करते हैं। अब यहाँ से हमें क्या करना है, ये सारी इनकम हमने रिकॉर्ड कर दी। जब बात आती है एक्सपेंडिचर की, तो एक्सपेंडिचर में भी हम ऐसी 3 तरीके के एक्सपेंडिचर यहाँ पे रिकॉर्ड कर देते हैं। एक वो एक्सपेंडिचर जो नॉन ऑपरेटिंग है। नॉन ऑपरेटिंग का मतलब क्या है सर, जिसका ऑपरेशन से कोई लेना देना नहीं है, लाइक डोनेशन, चैरिटी, ये तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम हो गए, यहाँ तक नहीं जाते हैं अपन। लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स एंड इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड पेड। सर ये तो सर्विस कॉस्ट हो गई, फाइनेंशियल एक्टिविटी का पार्ट है, जी हाँ, बट खर्चा तो है, तो खर्चे तो हम यहाँ पे रिकॉर्ड करते ही करते हैं। उसके अलावा और क्या करते हैं हम, कुछ नॉन कैश एक्सपेंडिचर भी हम यहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं। नॉन कैश की अगर मैं बात करूँ तो लाइक डेप्रिसिएशन हमने यहाँ पे रिकॉर्ड कर दिया, प्रोविजंस रिकॉर्ड कर दिए, ठीक है, रिजर्व जो है वो रिकॉर्ड कर दिए। तो रिजर्व वगैरह अगर आपने बनाया तो वो भी आप यहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं। बट एक्चुअल में क्या किसी को कैश में पेमेंट करने की जरूरत होती है, नहीं होती है। डेप्रिसिएशन आप लोगों ने चार्ज किया है तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंडिचर तो है, बट ऑब्वियस है यार, हमने फिक्स्ड एसेट्स को यूज में लिया है पूरी साल, तो उसकी कुछ ना कुछ वैल्यू जो है वो रिड्यूस हुई है। तो वो जो रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स है ड्यू टू यूज ऑफ एसेट्स,
या फिर यूज भी नहीं लिया, टाइम जो है वो निकलता गया, टेक्नोलॉजी पुरानी होती गई या किसी भी रीज़न से हमने उसको यूज में लिया, तो उस पर जो डेप्रिसिएशन हम चार्ज करते हैं, क्या है डेप्रिसिएशन का अमाउंट हमें किसी को कैश में देने की जरूरत होती है? नहीं, बट खर्चा होता है तो एज एक्सपेंडिचर हमने यहाँ पे रिकॉर्ड किया, बट सर ये नॉन कैश एक्सपेंडिचर है। अच्छा सर, कुछ एक्सपेंडिचर तो ऐसे होते हैं ना जो ऑपरेटिंग भी होते हैं एंड कैश में भी होते हैं। जी हाँ, ऐसे एक्सपेंडिचर भी हम यहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं। प्रॉब्लम कहाँ पे है? प्रॉब्लम बेटा जी ये है कि जब आप बात कर रहे हो इनडायरेक्ट मेथड की, किसकी बात कर रहे हो आप? इनडायरेक्ट मेथड की। तो इनडायरेक्ट मेथड में हम क्या करते हैं कि ये सारी इनकम, पहले तो P&L की बात ही कर लेता हूँ मैं, ट्रेडिंग P&L एक ही है। सारी इनकम में से सारे एक्सपेंडिचर माइनस करने के बाद आपके पास क्या आता है? नेट प्रॉफिट। फॉर एग्जाम्पल आपने कहा 90,000 रुपये हमने नेट प्रॉफिट कमाया, बट क्या ये 90,000 रुपये सिर्फ ऑपरेशन से था? नहीं, आपने नॉन ऑपरेटिंग इनकम भी लिखी है, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर भी लिखे हैं। क्या ये 90,000 पूरा का पूरा कैश में आपको रिसीव हुआ है? नहीं सर, कुछ इनकम ऐसी है जो कैश में हमारे पास नहीं आई है, कुछ खर्चे हमने ऐसे लिखे हैं जिसका एक्चुअल में कैश में हमने पेमेंट नहीं किया। हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। क्या चाहिए? पहली बात तो वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी से होना चाहिए, कैश में होना चाहिए। इट मीन्स हमें सिर्फ और सिर्फ यही वाला पार्ट चाहिए, यही वाला पार्ट चाहिए हमें, ये दोनों हमें नहीं चाहिए। तो इन दोनों का इंपैक्ट हटाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? ये 90,000 मैंने कैलकुलेट किया था, तो मैंने ये माइनस किया था, ये माइनस किया था, वापस इनको क्या करूंगा मैं? प्लस करूंगा। ठीक है, ये मैंने ऐड किए थे, इनको मैं वापस क्या करूंगा? माइनस करूंगा। तो यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे कि ड्यूरिंग द ईयर जो भी कुछ हमने प्रॉफिट कमाया है, ठीक है, ड्यूरिंग द ईयर जो भी हमने प्रॉफिट कमाया है, वो प्रॉफिट जो है, उस प्रॉफिट को हम सबसे पहले मेंशन कर लेंगे कि इतना ड्यूरिंग द ईयर हमारा प्रॉफिट था। ठीक है, अब फिर उसमें ऐड करना स्टार्ट करेंगे हम नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। क्यों ऐड कर रहे हैं नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस? जाहिर सी बात है, ऐसे खर्चे हैं जिनका ऑपरेशन से कोई लेना देना नहीं था, वो इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी में रिकॉर्ड होंगे, तो उनको वापस आप ऐड कीजिए, यहाँ माइनस नहीं करना था। नॉन कैश, जब कैश गया ही नहीं तो काहे रिकॉर्ड करना है, उसको भी हम यहाँ पे क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। नॉन कैश इनकम, नॉन ऑपरेटिंग इनकम वापस हटाएंगे, क्योंकि जब ये नेट प्रॉफिट कैलकुलेट किया गया था तो ये इनकम जो है ये ऐड की गई थी, अब इन्हें हमने वापस हटा दिया है। तो हमारे सामने आ जाता है कैश फ्लो बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेज। अब ये क्या बात है सर? नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर, आपने जो भी कुछ कमाया उसमें आपने काट छांट की कि भाई नॉन कैश आइटम्स को का इम्पैक्ट जो है वो हटा दो, जो नॉन कैश आइटम ऐड किया गया था उसको वापस माइनस कर दो, जो नॉन कैश आइटम पहले माइनस किया गया था उसको अभी वापस ऐड कर दो। ये सारे काम हमने कर दिए नॉन ऑपरेटिंग और नॉन कैश के साथ। लेकिन अब बात आती है वर्किंग कैपिटल चेंजेज की। किसकी बात आती है? वर्किंग कैपिटल चेंजेज, कि पैसा वहाँ पे भी तो आता जाता है ना, वर्किंग कैपिटल बढ़ी या कम हुई। तो वर्किंग कैपिटल चेंजेज कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना होता है? अलग से एक कैलकुलेशन करते हैं। इस कैलकुलेशन में 4 बातें ध्यान रखते हैं हम वर्किंग कैपिटल चेंजेज में। जब भी डिक्रीज इन करंट एसेट्स हो प्लस करेंगे, इंक्रीज इन करंट एसेट्स होगा माइनस करेंगे, इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी होगा प्लस करेंगे, डिक्रीज इन करंट लायबिलिटीज होगा माइनस करेंगे। सर इतना कैसे याद रखेंगे? कुछ ही नहीं करना है आपको कैश फ्लो में एक सिंपल सा काम याद रखना है। आपको बैलेंस शीट गिवन होगी, बैलेंस शीट में सीधा सा कंसेप्ट है, आप चाहे किसी भी एक्टिविटी में हैं, जुगाड़ दे रहा हूं मैं आपको बेसिकली, आप चाहे ऑपरेटिंग एक्टिविटी में हैं, ठीक है, आप चाहे इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी में है, चाहे आप फाइनेंशियल एक्टिविटी में हैं, अल्टीमेटली बैलेंस शीट में जो चेंजेज है वही सारे चेंजेज ही तो आप बता रहे हो। तो आपको एक ही ध्यान रखना है, लायबिलिटीज बढ़े तो क्या करना है आपको? प्लस, कम हो तो माइनस। एसेट्स के साथ क्या करना है? बढ़े तो माइनस और कम हो तो प्लस, उल्टा करना है एसेट के साथ काम। ठीक है, इसके पीछे रीजन भी मैं आपको बता देता हूं। डिक्रीज इन करंट एसेट्स, फॉर एग्जाम्पल आपके पास स्टॉक था, स्टॉक पिछले साल आपके पास 50,000 था, अभी 20,000 रह गया, तो बाकी 30,000 कहाँ गया? सर बेच दिया। बेच दिया तो क्या हुआ? पैसा आया कि गया? सर आया है, दैट्स वाई हमने यहाँ पे इसको क्या किया है? ऐड किया है। आप कहोगे सर लायबिलिटीज जो है अगर हम उनको माइनस कर रहे हैं यहाँ पे, डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी, ऐसा क्यों किया भाई? क्रेडिटर्स जो है पिछले साल 50,000 थे, इस साल क्रेडिटर्स 20,000 हो गए, तो बाकी के 30,000 के क्रेडिटर्स कहाँ गए? पेमेंट कर दिया हमने उसको, दैट्स वाई हमारी लायबिलिटी क्या हो गई? यहाँ पे रिड्यूज हो गई है। तो पेमेंट कर दिया तो पैसा आया कि गया? सर गया, पैसा गया। तो ये जो चेंजेज है आपके, इन चेंजेज को हम क्या कहते हैं? वर्किंग कैपिटल चेंजेज। बस ये वर्किंग कैपिटल चेंजेज आप यहाँ पे डाल दीजिए। उसके बाद आपका आ जाता है कैश फ्लो आफ्टर वर्किंग कैपिटल चेंजेज। तो यहाँ पे फिर आपको 2 एडजस्टमेंट और करने होते हैं।
एक आपको करना होता है टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर, जो भी टैक्स पेड आपने किया है वो यहाँ से आप माइनस करेंगे, प्लस या माइनस होंगे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। अब आपके दिमाग में कई सारे सवाल हो गए होंगे ये फॉर्मेट देखते देखते कि सर ये नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेज क्या है, नॉन कैश एक्सपेंसेज क्या है, नॉन कैश इनकम क्या है, वर्किंग कैपिटल चेंजेज क्या है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम क्या है, टैक्स पेड क्यों माइनस करते हैं। थोड़ा सा पेशेंस रखो, वन शॉट की हमने बात की है, मैंने आपको कहा हर एक कंसेप्ट तक आपको लेके जाऊंगा, तो इन डिटेल इन सब की हम बात करेंगे यहाँ पे। अभी के लिए आपका काम सिर्फ इतना सा है कि इस फॉर्मेट का आप स्क्रीनशॉट ले लें और इसको दिमाग में जो है बसा लें, ठीक है। अब ये चीज़ें क्या होती है, धीरे धीरे हम बढ़ेंगे। अभी हमने बात कर ली थी किसकी, ऑपरेटिंग एक्टिविटी की। अब बात करते हैं अपन इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी एंड फाइनेंशियल एक्टिविटी। बड़ी सिंपल सी है, साधारण सी है, इनमें कहीं कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी के बारे में पीछे हम पढ़ के आए थे, क्या क्या कुछ आता है, परचेज एंड सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स एंड इन्वेस्टमेंट एंड इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट। तो यहाँ पे आप एग्जाम्पल देखेंगे तो ये मिलेंगे, परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स पैसा गया है, जब खरीदेंगे फिक्स्ड एसेट्स तो पैसा आएगा कि जाएगा, सर जाएगा, माइनस कर दीजिए, और बेचेंगे तो पैसा आएगा। इन्वेस्टमेंट खरीदेंगे पैसा जाएगा, इन्वेस्टमेंट बेचेंगे पैसा आएगा, इन्वेस्टमेंट पे इंटरेस्ट या डिविडेंड हमें रिसीव्ड होगा, पैसा आएगा, प्लस होगा। फाइनेंशियल एक्टिविटी में हम रिकॉर्ड करते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर एंड देयर सर्विस कॉस्ट। कैपिटल स्ट्रक्चर आपका बनता है शेयर इशू करने से, डिवेंचर इशू करने से, लोन लेने से, और इनकी सर्विस कॉस्ट वगैरह ये सब जो है ये आ गई आपकी सर्विस कॉस्ट, इंटरेस्ट डिविडेंड वगैरह का जो हम पेमेंट करते हैं। तो एग्जांपल में आपको ये दिखेगा, शेयर इशू किए पैसा आया, डिवेंचर इशू किए पैसा आया, लोन लिया पैसा आया, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर पैसा वापस लौटाया, कौन से शेयर होल्डर्स को, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को। इक्विटी शेयर होल्डर्स का कभी रिडम्पशन नहीं होता है, पैसा गया। रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर सर पैसा गया, रिपेमेंट ऑफ लोन पैसा गया, और ये सर्विस कॉस्ट, ठीक है। इंटरेस्ट का पेमेंट किया, डिविडेंड का पेमेंट किया, तो ये भी किसका पार्ट हो गया, आपका फाइनेंशियल एक्टिविटी का। दैट्स वाई अब यहाँ पे आप चीज़ों को समझिए, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी आ गया, फाइनेंशियल एक्टिविटी आ गया, और पीछे हमने ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कैश फ्लो जो है, कैश जनरेटेड जो है वो कैलकुलेट करना सीखा इस फॉर्मेट में, ठीक है। अभी बहुत सारी चीज़ें सीखनी बाकी है, वो आगे कवर करते हैं, बट हमने फॉर्मेट में देख लिया है कि होना क्या है। अब तीनों का आप क्या कर देंगे, सम कर देंगे। सम करने के बाद ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आप यहाँ पे ऐड करेंगे, अपने आप से आपका मैच हो जाएगा क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट से, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो है इन डिटेल बड़ी सारी आपको प्रैक्टिस करवाई जाएगी, सारे हर से एक सवाल का आपको जवाब मिल जाएगा, छोटे से छोटा हर एक डाउट जो है वो आपका सॉल्व हो जाएगा। बस पूरा पेशेंस के साथ आप कुंडली मार के बैठे रहें और इस वीडियो को अंत तक देखें। अब यहाँ से शुरुआत होती है बारीकी की, ठीक है, एक एक चीज़ को समझने की। पहली बात तो हम बात करते हैं कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी की। ये सर जो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आपने फॉर्मेट बताया था, उस फॉर्मेट ने हमारा थोड़ा सा दिमाग जो है वो हिला के रख दिया। वो इसलिए हिला के रख दिया कि कुछ छोटी छोटी बातें हैं जो इंडिविजुअली आपको कवर करनी है अलग से, वो जैसे ही आप कवर कर लेते हैं देन ऑपरेटिंग एक्टिविटी बिल्कुल आपको दोस्त जैसी लगने लग जाएगी। सबसे पहली बात तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी का मतलब होता है प्रिंसिपल रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटी। फर्नीचर का बिजनेस होगा तो उसकी प्रिंसिपल रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटी क्या होगी, भाई मेरे फर्नीचर बेचना, बना के उस फर्नीचर को बेचना, और उससे जो कमाई होगी वही तो उसकी प्रिंसिपल रेवेन्यू है। ऐसा थोड़ी उसका बैंक अकाउंट से थोड़ा बहुत इंटरेस्ट आ गया इसीलिए बिजनेस कर रहे हैं हम, तो कि हमारा एक बैंक अकाउंट होगा और उस बैंक अकाउंट में हमें इंटरेस्ट मिलेगा। इनका तो करंट अकाउंट होता है जहाँ पे इंटरेस्ट मिलता भी नहीं है, कहीं से कमीशन वमीशन आ जाएगा, हमारा बिजनेस होगा, किसी और के बिजनेस में हम थोड़ा सा ध्यान देंगे और वहाँ से हम कमीशन वगैरह कमाते रहेंगे। तो फिर अपना बिजनेस क्यों चला रहे हो, दूसरे का ही चलाइए आप, ठीक है। तो प्रिंसिपल रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटी जिस मेन मोटिव के लिए आप बैठे हैं, अगर आप मारुति सुजुकी की बात कर रहे हो तो उनका काम है कार बना के बेचना, ठीक है। अगर आप किसी और कंपनी की बात करते हो, आप सैमसंग की बात करते हो तो मोबाइल फ़ोन बना के उनको सेल करना। तो इस प्रोसीजर से वो जो भी कुछ कमा रहे हैं उसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटी। तो जब भी हम ऑपरेटिंग एक्टिविटी के कैलकुलेशन की बात करते हैं कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कैश फ्लो कितना हुआ, कैश कितना जनरेट हुआ या कैश गया, तो हमें हमारा जो दिमाग है वो एक ही पॉइंट पे जाना चाहिए कि जो मेन एक्टिविटी है, ठीक है, अर्निंग फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, वो हमें कैलकुलेट करके निकालनी, और वो भी कैश में। अब यहाँ पे एक चीज़ आती है आपके पास कि सर नॉन ऑपरेटिंग एंड नॉन कैश एक्सपेंसेस कौन कौन से होते हैं। इंटरिम डिविडेंड, अब डिविडेंड जो है वो किसका पार्ट होता है, फाइनेंशियल एक्टिविटी का पार्ट होता है। प्रोविजंस नॉन कैश है, रिजर्व नॉन कैश है, डेप्रिसिएशन नॉन कैश है। टैक्स तो बेसिकली नॉन ऑपरेटिंग भी है, नॉन फाइनेंशियल भी है और नॉन इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी भी है।
तो फिर क्या करेंगे, तो फिर टैक्स के मामले में हम टैक्स का जो एडजस्टमेंट है वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ही करते हैं। फॉर्मेट में आपने देखा था लास्ट में हम करते हैं माइनस टैक्स पेड, क्योंकि कहीं पे इसको जगह नहीं मिलती है। और टैक्स अल्टीमेटली लगता भी किसके ऊपर है, प्रिंसिपल रेवेन्यू जो आपने जनरेट किया उसी पे। इंटेंजिबल एसेट्स को अगर आपने राइट ऑफ किया है, टेंजिबल एसेट्स पे आप क्या लगाते हैं, डेप्रिसिएशन, और इंटेंजिबल एसेट्स को आप क्या करते हैं, राइट ऑफ करते हैं, लाइक गुडविल, ठीक है। उसके अलावा प्रीमियम और रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर को राइट ऑफ किया हो, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स अगर आपको हुआ हो तो ये क्या है, ये इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी का पार्ट है कहीं ना कहीं, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स, आपने लंबे टाइम के लिए शॉर्ट टर्म के लिए उधारी ले रखी है, उसके ऊपर इंटरेस्ट का आप पेमेंट कर रहे हैं, तो वो फाइनेंशियल एक्टिविटी का पार्ट है। तो यहाँ पे हमें चीज़ें समझ में आ गई है कि सारी चीज़ें जो हैं ये एडजस्टमेंट की अधिकारी हैं, ठीक है। ऑपरेटिंग एक्टिविटी में से जब कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी हम कैलकुलेट कर रहे होते हैं तो वहाँ पे हमारी ड्यूटी बनती है कि जो नेट प्रॉफिट हमें गिवन है उस नेट प्रॉफिट में ये सारे एडजस्टमेंट हम करके जाएं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नॉन ऑपरेटिंग एंड नॉन कैश इनकम कि सर अब उन नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग इनकम जो हम क्या करते हैं वापस लेस करते हैं। अच्छा यहाँ पे आप मार्क कर लेना, ये सारे के सारे जो आइटम है ना, नॉन ऑपरेटिंग एंड नॉन ऑफ कैश एक्सपेंसेस, ये सारे के सारे हम क्या करते हैं, प्लस करते हैं, ठीक है। किसमें, नेट प्रॉफिट में, जो हमें ड्यूरिंग द ईयर मिला है। इनकी अगर मैं बात करूं तो इनको हम करते हैं माइनस, क्योंकि हमारे पास जो नेट प्रॉफिट है वो बट ऑब्वियस है ये सारी इनकम ऐड करने के बाद है, जबकि ये सारी की सारी क्या है, नॉन कैश है या फिर नॉन ऑपरेटिंग है। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स एंड इन्वेस्टमेंट, सर इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी का पार्ट है ना इनका, परचेज और सेल, कम पे बेचा ज़्यादा पे बेचा, कितना कैश आया वो वहीं रिकॉर्ड होगा, ठीक है। तो इनका प्रॉफिट अगर P&L में ऐड किया गया है वापस हमें क्या कर देना, माइनस कर देना है। इंटरेस्ट, रेंट, डिविडेंड रिसीव्ड, ठीक है, या फिर टैक्स का रिफंड अगर हमारे पास आया हो तो ये सारे आइटम हमें क्या कर देने हैं, वापस माइनस कर देने हैं। अब सबसे बड़ा सवाल, इसके बारे में बात तो सब करते हैं लेकिन जवाब कोई देता नहीं है। जब पूछा जाता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स के आप एग्जाम्पल बताइए तो वहाँ पे सोचने में पड़ जाते हैं, हाँ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम क्या है, क्योंकि क्लास 12th के ज़्यादा सिलेबस में है भी नहीं, ऐसा कुछ आपको प्रैक्टिकली देखने को नहीं मिलेगा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, बट फिर भी आपको जानना चाहिए। ऑल दोज ट्रांजेक्शन्स आर distinct from routine activity, so these items are not expected to arise on regular basis like insurance claim, compensation to employee। अब होता क्या है, सम टाइम देखो बिजनेस कर रहे हो, व्यापार खोल के बैठे हो आप, ठीक है, तो व्यापार में क्या होता है, सम टाइम कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ हो जाती हैं, कुछ ऐसी घटनाएं घट जाती हैं जो रेगुलर एक्टिविटी का पार्ट ही नहीं होता। आप ना तो उसको ऑपरेटिंग का पार्ट ठहरा सकते, ना आप उसको इन्वेस्टमेंट का, ना फाइनेंशियल का, ठीक है। किसी अनसर्टेनिटी की वजह से कुछ भी हो गया, लाइक लॉस बाय फायर हो गया, लॉस बाय थेफ्ट हो गया, ये क्या ऑपरेशन का पार्ट है, नहीं। क्या इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी का पार्ट है, नहीं। क्या फाइनेंशियल एक्टिविटी का पार्ट है, तो इन्हीं को तो हम क्या कहते हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्टिविटी। लाइक डोनेशन दे दिया आपने, चैरिटी दे दिया, क्या डोनेशन चैरिटी देना जरूरी है बिजनेस को चलाने के लिए, सर नहीं जरूरी है। इंश्योरेंस क्लेम, कई बार ऐसे होता है, अब ये तो सर आपने खर्चे बता दिए, कोई अनसर्टेनिटी की वजह से इनकम हो रही हो, हाँ होती है, बहुत बार होती है। इंश्योरेंस क्लेम आपको मिल गया, क्या इंश्योरेंस क्लेम रिसीव करना आपकी प्रिंसिपल रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटी है, इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी है, क्या फाइनेंशियल एक्टिविटी का पार्ट है, आप कहेंगे नहीं, तो ये किसका पार्ट है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्टिविटी का। बस इसको आपको समझना है, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्लास 12th के लिए कोई इंपॉर्टेंस नहीं रखता है, कोई इंपॉर्टेंस नहीं रखता है, लेकिन बच्चे के दिमाग में एक सवाल आ जाता है कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम बेसिकली होता क्या है, तो उसका जवाब मैंने आपको यहाँ पे दे दिया है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं वर्किंग कैपिटल चेंजेज की तरफ। किसकी तरफ बढ़ते हैं, वर्किंग कैपिटल चेंजेज। तो वर्किंग कैपिटल चेंजेज में आपको ध्यान रखना है, जब हम बैलेंस शीट में हमें कुछ आइटम्स दिए हुए होते हैं तो वर्किंग कैपिटल चेंजेज के लिए हम किसको टारगेट करते हैं, करंट एसेट्स एंड करंट लाइबिलिटीज, ठीक है। तो करंट एसेट्स एंड करंट लाइबिलिटीज को हम टारगेट करते हैं। करंट एसेट्स अगर हमारी बढ़ रही हो तो प्लस, कम हो रही हो तो माइनस, ठीक है, करंट लाइबिलिटी सॉरी, ठीक है। करंट एसेट्स के साथ हम क्या करते हैं, उल्टा करते हैं, बढ़ रही हो तो माइनस और कम हो रही हो तो प्लस, इतना सा काम करते हैं। तो ऑल चेंजेज इन करंट एसेट्स एंड करंट लाइबिलिटीज एज पर द बैलेंस शीट। क्या सर सारी की सारी करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज का जो एडजस्टमेंट जो है वो हम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ही करते हैं, नहीं। कुछ करंट एसेट्स और कुछ करंट लाइबिलिटीज का जो सेटलमेंट है, ट्रीटमेंट है, वो डिफरेंट होता है, उनका मैंने यहाँ पे लिख दिया एक्सक्लूडिंग। शॉर्ट टर्म प्रोविजन, इसका अलग से अकाउंट बनता है,
इसका अलग से अकाउंट बनता है कि भाई पहले से आपके पास प्रोविज़न इतना था, उस प्रोविज़न में से इतना यूज़ में ले लिया तो पैसा गया है, ठीक है। फिर इतना आपने P&L से और चार्ज कर लिया, कितना बचा, अकाउंट देखेंगे अपन आगे। तो बट इसको आपको वर्किंग कैपिटल चेंजेस में नहीं लेना है। कहाँ दिखेगा ये आपको? करंट लायबिलिटी में हेड मिलेगा ये आपको, ठीक है। शॉर्ट टर्म बोरोविंग्स को भी नहीं लेना है। क्यों नहीं लेना है? क्योंकि शॉर्ट टर्म बोरोविंग्स को सीधा सीधा हम फाइनेंशियल एक्टिविटी का पार्ट कंसिडर कर लेते हैं। आगे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। एसेट साइड में अगर मैं जाऊं, ये दो आइटम तो हो गए आपके लायबिलिटी साइड के, और दो आइटम आपके हो गए एसेट साइड के। एक तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट और एक शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। ये लास्ट में एडजस्ट होते हैं। मैंने आपको एग्जाम्पल लेके बताया था जिसमें मैंने ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी और फाइनेंशियल एक्टिविटी कैलकुलेट करके बता दी थी, और लास्ट में क्या किया था, वहाँ पे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट को एडजस्ट करके दिखाया था, ठीक है। तो ये एडजस्टमेंट जो है ये लास्ट में होता है बच्चा, ठीक है। तो करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटी में बस ध्यान रखना है, दो करंट एसेट, दो करंट लायबिलिटी को वर्किंग कैपिटल चेंजेस में आपको नहीं लेके जाना है। मैं जो बात आपको समझाना चाह रहा हूँ आप पक्का वो समझ गए हैं। कैश फ्लो फ्रॉम परचेज एंड सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स एंड इन्वेस्टमेंट, क्योंकि अब हम बात कर रहे हैं किसकी? इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी की। तो बार बार सर ये चीज़ जो है थर्ड टाइम हमें इसी वीडियो में सुनने को मिल रही है, इसीलिए ताकि पूरा वन शॉट देखते देखते ही आपके सारी जो मिथ हैं या दुविधाएं हैं वो सारी दूर हो जाए, ठीक है। और कंसेप्ट जो चीज़ें ध्यान में रखने वाली है वो चीज़ें आपके ध्यान में हमेशा के लिए रह जाए। कैश फ्लो फ्रॉम परचेज एंड सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स एंड इन्वेस्टमेंट यहाँ रिकॉर्ड होता है। एग्जाम्पल यहाँ पे दे रखे हैं, ये सारे एग्जाम्पल हमने फॉर्मेट में भी देखे हैं, पीछे भी देखे हैं, सर आपने बता दिया है। कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंशियल एक्टिविटी में क्या क्या कुछ आता है? फ्लो ऑफ कैश फ्रॉम कैपिटल स्ट्रक्चर, दो चीज़ें ध्यान रखनी है। कैपिटल स्ट्रक्चर में जो भी कुछ चेंजेस हैं वो इसी एक्टिविटी में रिकॉर्ड होंगे, और उनकी सर्विस कॉस्ट जो है वो भी यहीं पे रिकॉर्ड होगी। और जब हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे बात आती है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 स्पेसिफाइज हाउ टू प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट बट इट डज नॉट मैंडेट इन प्रिपरेशन। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बेसिकली 3 जो है वो कोई स्पेसिफिकेशन इसका नहीं देता है, लेकिन क्या हुआ, सेबी का एक क्लोज है 32 जिसमें क्या कहा गया कि आपको इनडायरेक्ट मेथड ही यूज में लेना है। और IRDA का भी एक मतलब नोटिफिकेशन आया कि आपको जो है डायरेक्ट मेथड से इंश्योरेंस कंपनी जो है कैश फ्लो अपना बनाएगी, ठीक है। तो IRDA का मानना क्या है कि इंश्योरेंस कंपनी जो है, भाई IRDA क्या है? इंश्योरेंस कंपनीज के लिए एक रेगुलेटरी अथॉरिटी है जो डिसाइड करती है कि भाई आप जो है कैश फ्लो की प्रिपरेशन करेंगे यूजिंग डायरेक्ट मेथड। अब इंश्योरेंस कंपनी की अकाउंटिंग थोड़ी डिफरेंट तरीके से होती है, इलेक्ट्रिसिटी कंपनी की अकाउंटिंग थोड़ी डिफरेंट तरीके से होती है, वो एडवांस अकाउंटिंग का पार्ट होता है। अभी आप पढ़ रहे हैं अकाउंटिंग, अभी आपको आगे और क्या पढ़ना है? आपको पढ़ना है एडवांस अकाउंटिंग। तो जब एडवांस अकाउंटिंग की बात की जाएगी तो वहाँ पर इंश्योरेंस कंपनी की अकाउंटिंग और इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की अकाउंटिंग आपको देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है कि सर इंश्योरेंस कंपनी को तो डायरेक्ट मेथड से बनाने की जरूरत होती है तो हमें सिखाइए ना डायरेक्ट मेथड से। अभी नहीं सिखाएंगे, ठीक है। अभी आपको सिर्फ और सिर्फ इनडायरेक्ट मेथड से ही पढ़ना है और एग्जाम में यही पूछा जाएगा, ठीक है। इफ कंपनी इज डूइंग फाइनेंशियल बिजनेस, अब यहाँ पे एक सवाल आता है कि सर कंपनी का जो बिजनेस जो है ना वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, मतलब हम बैंक की बात कर रहे हैं, हम किसकी बात कर रहे हैं? बैंक की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो बैंक के केस में क्या होगा? डिविडेंड रिसीव्ड। अब बैंक डिविडेंड रिसीव कर रही है, इंटरेस्ट रिसीव कर रही है। भाई बैंक का तो काम ही क्या है? कस्टमर्स को लोन देना और कस्टमर से जो पैसा आ रखा है वो कहीं पे इन्वेस्ट करके छोड़ देना ताकि वहाँ से कमाई हो। देखो होता है क्या, बैंक का काम क्या होता है? ये बैंक है, ठीक है, और ये कस्टमर है। कस्टमर ने बैंक को पैसा दिया, बैंक ने ये पैसा कहीं और इन्वेस्ट कर दिया, किसी और को उधार दे दिया। अब बैंक कह रही है आपको हम देंगे 4% पे ये पैसा लिया और यहाँ से कितना कमा रही है? 6%। बीच में जो 2% है ना इसको हम कहते हैं स्प्रेड। क्या कहते हैं इसको? स्प्रेड कहते हैं, ठीक है। तो 2% जो बीच में कमीशन मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, ये बैंक की कमाई है, ठीक है। अब बैंक जो है इनको इंटरेस्ट का पेमेंट कर रही है 4%। ये किसका? इनका नॉर्मल प्रिंसिपल रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटी नहीं है क्या? बिल्कुल है। तो यहाँ पे बिल्कुल आपको रिज्ड नहीं हो जाना है कि हमेशा इंटरेस्ट और डिविडेंड का जो पेमेंट, इंटरेस्ट का जो पेमेंट होगा या फिर इंटरेस्ट रिसीव होगा, बैंक इंटरेस्ट रिसीव करती है, डिविडेंड रिसीव करती है, तो वो हमेशा कौन सी एक्टिविटी का पार्ट होगा?
इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी का, ऐसा आपको नहीं लेके चलना है। अगेन मैं थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ, इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी में क्या रिकॉर्ड करते थे आप? इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट रिकॉर्ड करते थे। तो इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट या फिर इंटरेस्ट ऑन लोन वगैरह जो भी कुछ है, अगर रिसीव कर रही है कौन? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, फाइनेंशियल सेक्टर का कोई भी बिजनेस, तो उस केस में वो उसके लिए ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट हो जाएगा। आ गई ये बात समझ में? तो आपको बिजनेस भी देखना है कि बिजनेस क्या है, उस बिजनेस पे भी डिपेंड करता है। सम टाइम क्या होता है, एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जिसका काम क्या होता है, मकान बनाना और मकान फिर किराए पे देना, किराए पे देती है वो। अब किराया उस कंपनी ने रिसीव किया, ठीक है, और वो उसका काम ही वही है, किराया देना। मेरा काम क्या है? मेरा काम है फर्नीचर बना के फर्नीचर बेचना, बट साइड में एक पोर्शन खाली पड़ा है, मैंने कहीं पे रेंट पे दे दिया कि भाई अभी तक जब तक मेरे पास यूज में नहीं आ रहा मैं इसको इन्वेस्ट कर देता हूँ। अब यहाँ से मुझे क्या हो रहा है? रेंट रिसीव हो रहा है। तो मेरी कोई फिक्स्ड एसेट्स है, वो कोई कमाई लेके आ रही है, तो मैं तो उसके लिए उसको कौन सी एक्टिविटी में रिकॉर्ड करूँगा? इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी में। अब यहाँ पे वो कंपनी जिसका काम ही क्या है? मकान किराए पे देना और रेंट रिसीव करना, तो वो कंपनी जो रेंट रिसीव कर रही है वो उसके लिए प्रिंसिपल रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटी है, तो वो उसको ऑपरेटिंग एक्टिविटी में रिकॉर्ड करेगी। आ रही बात समझ में? अगर परेशान हो रहे हो तो सिर्फ और सिर्फ दो ही बातें ध्यान में रखनी है। क्वेश्चन जैसे ही आप स्टार्ट करो, जवाब उसका लिखो, उससे पहले देख लेना कंपनी का टाइप क्या है। दो टाइप की कंपनी आपको स्पेशली देगा, एक तो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, ठीक है, दूसरा आपको फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। और मोस्ट प्रोबेबली अगर आपको कोशिश मतलब यही रहती है कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ही दिया जाए, तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है तो उसके लिए जो एग्जाम्पल जो है वो सेट करने से पहले आप ये देख लीजिए वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में जाएगा, इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी में जाएगा, किस में जाएगा, तो फाइनल कर लेना भाई बिजनेस का टाइप जो है वो क्या है। बात होती है यहाँ पे प्रोविजन फॉर टैक्स इज ट्रीटेड एज ऑपरेटिंग आइटम, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम आर शोन एज ऑपरेटिंग आइटम एज सेपरेट। भाई कहा ना आपको, ऑपरेटिंग एक्टिविटी बेसिकली वो है, वो धमाल मूवी में सब पीछे चले जाते थे, अपोजिट सिचुएशन में मैं ही क्यों आगे आ जाता हूँ, तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी वो है। इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी ने स्पेसिफाई कर दिया कि हम परचेज एंड सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स एंड इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट ही लेंगे। फाइनेंशियल एक्टिविटी ने स्पेसिफाई कर दिया कि हम जो है कैपिटल स्ट्रक्चर एंड देयर सर्विस कॉस्ट ही कवर करेंगे। ऑपरेटिंग एक्टिविटी ने कह दिया हम प्रिंसिपल रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटी ही लेंगे। अब बात आई भाई टैक्स पेड की, बात आई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम की कि ये कहाँ पे करें, तो फिर कहीं जगह नहीं मिली, तो इन चीज़ों को कहाँ शरण मिली? इनको शरण मिली ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। तो ये बात आपको पता रहनी चाहिए, टैक्स पेड जो है वो वहीं पे रिकॉर्ड किया जाता है। अब यहाँ पे एक चीज़ और आती है कि जब बात आती है यहाँ पे प्रोविजन फॉर टैक्स की एंड ऑल की, जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो वहाँ पे हमें क्या कुछ ध्यान रखना होगा, तो वहाँ पे बेटा आपको अकाउंट बनाते हुए चलना पड़ता है। क्या बनाते चलना पड़ता है? अकाउंट। तो एक तो आपको अकाउंट बनाना होता है, देखेंगे आप यहाँ पे ध्यान से, कुछ फिक्स अकाउंट है आपके, ठीक है, दो अकाउंट बताऊँगा, इन दो में से एक अकाउंट और एक आपका फिक्स्ड एसेट्स का अकाउंट जो है वो बनेगा ही बनेगा। तो सबसे पहले हम बना रहे हैं प्रोविजंस का। तो प्रोविजन फॉर टैक्स की अगर मैं बात करूं, तो प्रोविजन फॉर टैक्स जो है वो बिजनेस के लिए एसेट होता है कि लायबिलिटी होता है? सर प्रोविजंस तो लायबिलिटी होते हैं, तो इनका ओपनिंग बैलेंस जो है वो यहाँ पे लिखा जाएगा। आपको हमेशा 2 साल की बैलेंस शीट गिवन होगी, ठीक है। मान लो स्टार्टिंग में आपके पास प्रोविजन का बैलेंस था, प्रोविजन फॉर टैक्स का 50,000। ड्यूरिंग द ईयर जो भी कुछ आपने कैश में पेमेंट किया वो यहाँ हो जाएगा। एंड में जो बैलेंस बचा कि भाई प्रोविजन में कुछ और पैसा बचा रह गया, वो यहाँ आ जाएगा। अब ड्यूरिंग द ईयर कुछ और भी प्रोविजन आपने क्रिएट किया होगा, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट यहाँ गिवन होगा। क्योंकि आपको 2 साल की बैलेंस शीट गिवन होगी तो ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस आपको गिवन होगा कुछ भी अमाउंट। अब इंपॉर्टेंट पार्ट आता है दो चीज़ें कि ड्यूरिंग द ईयर इस साल हमने कितना प्रोविजन और बनाया, इस साल हमने कितना पेमेंट किया। इन दो में से एक इन्फॉर्मेशन आपको क्वेश्चन में गिवन होगी, दूसरी बैलेंसिंग फिगर कैलकुलेट होगी। मान लो आपको बोल दिया कि ड्यूरिंग द ईयर जो टैक्स का पेमेंट हुआ है वो हुआ है 30,000। कितना हुआ है? 30,000। तो सर 30,000 हो गया, 60,000 का हमने प्रोविजन बना रखा है, टोटल हो गया 90,000। स्टार्टिंग में तो हमारे पास प्रोविजन 50,000 ही था, तो बाकी 40,000 ड्यूरिंग द ईयर आपने बनाया है। अब क्या करेंगे हम? ड्यूरिंग द ईयर 40,000 का प्रोविजन बनाया। प्रोविजन क्रिएट करना जो है वो नॉन कैश आइटम है, दैट्स वाई हम इस P&L को क्या करेंगे? ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ले जाके ऐड कर देंगे, ठीक है।
इसका क्या करेंगे सर, जो पेमेंट किया 30,000 कैश गया ना, इसका हम क्या करेंगे, इसको हम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में, ठीक है, ले जाके माइनस कर देंगे लास्ट में पूरी ऑपरेटिंग एक्टिविटी खत्म होने के बाद। तो ऐसे सम टाइम आपको अकाउंट भी बनाने होते हैं। एक अकाउंट बच्चों को थोड़ा सा परेशान करता है, फिक्स्ड एसेट्स का अकाउंट। किसका अकाउंट परेशान करता है? फिक्स्ड एसेट का। तो फिक्स्ड एसेट्स का जब भी अकाउंट बनाने की बात आए तो आप ये ध्यान रखना कि फिक्स्ड एसेट्स के केस में 2 अकाउंट आपको बनाने होते हैं। 2 अकाउंट क्यों बनाने होते हैं वो भी चीज़ मैं आपको अभी समझा देता हूँ। 2 अकाउंट इसलिए बनाने होते हैं फिक्स्ड एसेट्स के केस में कि उनके ऊपर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट जो है वो आप सम टाइम मेंटेन करते हुए चलते हैं। ठीक है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट जो है वो आप मेंटेन करते हुए चलते हैं। तो आपको एक और अकाउंट वहाँ पे बनाना होता है। अब देखिए फिक्स्ड एसेट्स का अकाउंट देखेंगे और इसका कनेक्शन देखेंगे किसके साथ? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन के साथ। जैसे हमने प्रोविजन फॉर टैक्स बनाया था ना, वैसे ही प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन को देखिए। सर इसका जो ओपनिंग बैलेंस होगा वो हमें गिवन होगा। मान लो कुछ भी मान के चल रहा हूँ मैं यहाँ पे एस्टिमेटेड। क्लोजिंग बैलेंस जो है वो भी हमें गिवन होगा। मान लो आपको दिया हुआ है 40,000। अब 2 चीज़ें हैं यहाँ पे। ड्यूरिंग द ईयर, इस साल जो भी डेप्रिसिएशन आपने चार्ज किया है वो कहाँ से चार्ज किया है? P&L से। इट मीन्स और प्रोविजन में पैसा डाला है। ड्यूरिंग द ईयर कुछ पैसा जो है आपने यूज में ले लिया फॉर द यूज ऑफ एसेट, वो जो भी एसेट है। ठीक है, मैं यहाँ पे मशीनरी नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि वो फर्नीचर भी हो सकता है, बिल्डिंग भी हो सकती है। तो जो भी एसेट है आपकी, उस एसेट को अगर आपने सेल किया है तो हो सकता है कुछ प्रोविजन आपने यूज में ले लिया हो। अब प्रोविजन क्या होता है क्या नहीं होता है, तो क्लास 11th की क्लासेज जो है आप रेगुलर बेसिस पे देखिए, या फिर यही लेक्चर जो है रेगुलर बेसिस पे आप ज्वाइन कीजिए। अभी उनकी बात करेंगे कि कहाँ से आप जो है कवर कर सकते हैं ये सारी चीज़ें। बट यहाँ पे 2 बातें मुझे पता लगानी है, 2 बातें मुझे पता लगानी है। तो वो पता लगाने के लिए एक बार यहाँ पे होल्ड पे छोड़ते हैं, यहाँ पे आते हैं अपन एसेट अकाउंट पे। टू बैलेंस ब्रोड डाउन। सर इसका ओपनिंग बैलेंस डेबिट साइड में क्यों? बेटा डेबिट बैलेंस ही होता है। 1 लाख की एसेट थी आपके पास, ठीक है। ड्यूरिंग द ईयर क्या क्या कुछ हो सकता है इसके साथ? ड्यूरिंग द ईयर आप डेप्रिसिएशन तो यहाँ रिकॉर्ड नहीं होगा क्योंकि हम प्रोविजन क्रिएट कर रहे हैं। अच्छा जी, ड्यूरिंग द ईयर हम सेल कर सकते हैं, तो सेल करेंगे तो क्या होगा? पैसा आएगा। जिस एसेट को हम सेल कर रहे हैं उससे रिलेटेड प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट भी यहाँ पे रिकॉर्ड होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे बात समझना, यहाँ पे जितना प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड हुआ है सेम अमाउंट यहाँ पे आ जाता है। तो मान लो 50,000 में से 10,000 उस एसेट के ऊपर क्रिएटेड था जिसको आपने सेल किया है। ठीक है, तो यहाँ से 10,000 या 20,000 कर लेते हैं। कितना था? 20,000 था। तो 50,000 माइनस 20 ये कितना हो गया? 60,000। तो यहाँ पे 10,000 ड्यूरिंग द ईयर हमने क्या किया है? क्रिएट किया है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। ठीक है, अब ये 20,000 क्योंकि हमने यूज में ले लिया, जो एसेट्स हमारी सेल हुई है वो एसेट्स यहाँ पे 50,000 की है। कितने की है? 50,000 की, और हमने उसको 20,000 में बेच दिया। तो सर 20,000, 50,000 की ओरिजिनल कॉस्ट थी उसकी, अब तक का एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 20,000 है। 20,000 आपको कैश रिसीव हो गया। व्हाट अबाउट रेस्ट 10,000? बेटा नुकसान है, वो 10,000 क्या है? हमारा नुकसान है। वो रिकॉर्ड होगा बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के नाम से। सर ऐसा भी तो हो सकता था यहाँ पे हमने इसको 60 में बेच 40,000 में बेचा हो, तो 40 + 20 कितना हो गया? 60। यहाँ पे कितना था? 50। इधर 10,000 एक्स्ट्रा चला गया, तो यही P&L उठ के आपका यहाँ पे भी आ सकता है। ठीक है, तो ये बेचने से रिलेटेड रिकॉर्ड इतना कुछ मेंटेन होता है और इसका इम्पैक्ट जो है यहाँ पे आता है। तो ये अकाउंट तो आपका तैयार हो गया। अच्छा सर और क्या कर सकते हैं हम? ड्यूरिंग द ईयर बेटा और भी खरीद सकता है ये। ठीक है, तो यहाँ पे कैश कब आएगा? जब और खरीदी गई हो। ठीक है, तो मान लो इस साल आपने कुछ भी नहीं खरीदा, देश मान के चल लेते हैं। देन फिर क्या होता है यहाँ पे? बैलेंस CD 50,000 की आपके पास और पड़ी है एसेट। ठीक है, ये 2 अकाउंट आपके बनेंगे। जितनी इन्फॉर्मेशन मैंने यहाँ पे लिखी है यही सारी इन्फॉर्मेशन में से कई इन्फॉर्मेशन आपको गिवन होगी, कुछ बैलेंसिंग फिगर आपको कैलकुलेट करनी होगी।
आगे करना क्या होगा, कैश फ्लो पे स्टेटमेंट पे हम इसका इम्पैक्ट कैसे लेके जाते हैं, वो ऐसे लेके जाते हैं, देखो जहाँ जहाँ कैश लिखा हुआ है, ये परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा कहाँ, इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी में। यहाँ पे आप कह रहे हैं सेल, तो पैसा आया, प्लस हो जाएगा कहाँ, इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी में। आप कह रहे हैं सर प्रॉफिट एंड लॉस 10,000 का नुकसान हुआ, और इस नुकसान को बटो भी ऐसा कॉमन सेंस लगाएंगे हम कि प्रॉफिट जो ड्यूरिंग द ईयर हमने कैलकुलेट किया है, उस प्रॉफिट में हमने इस लॉस को क्या किया होगा, माइनस किया होगा। तो हमारी ड्यूटी क्या बनती है, वापस जाएं और इसको ऐड कर दें कहाँ पे, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। ठीक है, तो हो गया। अब यहाँ पे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में आते हैं, यहाँ से रिलेटेड सिर्फ एक ही इन्फॉर्मेशन है, दो ही चीज़ें टारगेट करनी है आपको, क्या क्या, P&L और कैश। तो यहाँ पे P&L देखिए, ड्यूरिंग द ईयर प्रोविजन कितना क्रिएट किया आपने, 10,000। प्रोविजन नॉन कैश है और प्रोविजन कहाँ से क्रिएट किया होगा, नेट प्रॉफिट से। तो नेट प्रॉफिट में जाएंगे और वापस जाके वहाँ पे ऐड कर देंगे कि भाई सॉरी एक्चुअल में कैश में पेमेंट नहीं हुआ इसका, ठीक है। तो ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट हो गया। तो ये जो 4 एडजस्टमेंट आपको यहाँ से निकालने को मिले हैं, ये एडजस्टमेंट कब निकलेंगे, जब ये दोनों अकाउंट आप बनाएंगे, तब ये अमाउंट आपके पास 10,000 या जो भी ये अमाउंट है 10,000 है 20,000 है, ये निकल के आएगी सामने। तो ये अकाउंट जो है ये वर्किंग नोट में आपको बनाने होते हैं। मोस्ट प्रोबेबली यही होता है कि एक प्रोविजन फॉर टैक्स और एक मशीनरी अकाउंट या फर्नीचर अकाउंट जो है आपसे पूछ लिया जाए, ठीक है, या दोनों में से सिर्फ एक भी पूछा जाता है सम टाइम। तो इन डिटेल अगर ये सारी चीज़ें आप जानना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि हमें प्रैक्टिस भी करनी है और प्रैक्टिकली इनको कैसे हम अप्लाई करेंगे, तो आपको सिंपल सा काम करना है, आपको डेली हमारे साथ जुड़ जाना है। कितनी बजे, शाम को 7 बजे क्लास 12th के लिए, 8 बजे आते हैं हम क्लास 11th लेके, ठीक है, और 7 PM पे हम आते हैं क्लास 12th लेके रेगुलर बेसिस पे। तो जुड़ना हमारे साथ ना भूले इन डिटेल पढ़ने के लिए। और ये वन शॉट जो है इसने तो आपको मज़े दिलाई दिए होंगे। और अगर ज़्यादा आप हमारे बारे में जानना चाहते हैं तो ये QR कोड जो है वो स्कैन कीजिए, मुस्कुराते रहिए और सीखते रहिए।